दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं तुम्हें बता देता हूँ कि ये भी रीमॉन्स्टर के सेकंड एंड फर्स्ट पार्ट का मस्ट वीडियो है। दोनों एपिसोड्स को आपस में जोड़ दिया गया है, इसीलिए जिन लोगों ने अभी तक रीमॉन्स्टर के फर्स्ट पार्ट को देख लिया है तो फिर वो लोग डायरेक्ट स्किप करके सेकंड पार्ट को देख सकते हैं। स्किप करने का बटन एज यूजुअल उन्हें कमेंट सेक्शन के पिंड कमेंट पे मिल जाएगा, और जिन लोगों ने अभी तक इसके पहले पार्ट को भी नहीं देखा है तो वो लोग डायरेक्ट शुरू से देख सकते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम लोग हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं, जिसको एक औरत बेदर्दी के साथ चाकू भोंक के मार देती है। और हमारा मेन कैरेक्टर जिस वर्ल्ड के अंदर था वो भी नॉर्मल नहीं था, उस वर्ल्ड के अंदर भी हमारे मेन कैरेक्टर के पास सुपर नेचुरल एबिलिटी थी। खैर मरने के बाद जब हमारे मेन कैरेक्टर को होश आता है तब वो दोबारा एक छोटे गॉब्लिन के रूप में रिकार्नेट हुआ था। मेन कैरेक्टर के साथ ही वहाँ पे और भी कई सारे गॉब्लिन थे। उसी टाइम पे वहाँ पे एक बूढ़ा गॉब्लिन आता है जो कि मेन कैरेक्टर को अपनी तरफ से खाना देता है, क्योंकि गॉब्लिन की ग्रोथ स्पीड काफी होती है, इसीलिए अगले दिन ही मेन कैरेक्टर हमारा काफी बड़ा हो गया था। वो बूढ़ा गॉब्लिन उन्हें आखिरी बार खाना देते हुए कहता है कि ये उसकी तरफ से आखिरी खाना होगा, अब से उन्हें शिकार करके खुद ही खाना ढूंढना पड़ेगा। मेन कैरेक्टर जिसका नाम गोबरो है वो अपनी बैच के सबसे बड़े गॉब्लिन जिसका नाम गोबी किची है उसके साथ टीम अप करता है ताकि शिकार करने में उसे ज्यादा कठिनाई न आए। गोबरो गोबी किची के साथ मिलकर कई सारे शिकार करता है और वो एक खरगोश को मार गिराता है, और जब मेन कैरेक्टर और गोबी किची उन्हें पका के खाते हैं तो मेन कैरेक्टर को उस रैबिट की एबिलिटी मिलती है। जैसा कि हमें पता है कि मेन कैरेक्टर की पिछली लाइफ का वर्ल्ड भी सुपर नेचुरल एबिलिटी से भरा हुआ था, तो पिछली लाइफ में हमारे मेन कैरेक्टर के पास एक ऐसी एबिलिटी थी जिसके अंदर अगर वो किसी चीज को खाता है तब उस चीज की एबिलिटी मेन कैरेक्टर को मिल जाती है, और ये एबिलिटी मेन कैरेक्टर के साथ ही इस दुनिया के अंदर भी आ गई थी। अगले दिन से मेन कैरेक्टर को एक और लड़की ज्वाइन करती है जिसका नाम गोबमी था। ये तीनों मिलके एक साथ काफी हंटिंग करते हैं और कई सारे मॉन्स्टर्स को मार के खाते हैं, और गोबरो जैसे जैसे मॉन्स्टर को खाता है वैसे वैसे उसे उनकी एबिलिटी मिलती जाती है। लेकिन एक दिन ये लोग एक गुफा के अंदर जाते हैं जहाँ पे कई सारे चमगादड़ इनके ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन गोबरो अपनी ईवल आई एबिलिटी का यूज करके उन्हें मार के खा जाता है। लेकिन गोबरो की इस तरह की तरक्की को देख के जो पीछे वाले छूट गए थे उन्हें जलन होती है, इसीलिए वो एक रात गोबरो के ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन गोबरो उल्टा उन्हें ही मार पीट के उन्हें अच्छा सा सबक सिखा देता है। लेकिन गोबरो को काफी चिंता हो रही थी कि ऐसा दोबारा भी हो सकता है, इसीलिए गोबरो फैसला करता है कि अब से वो जो भी शिकार करेगा उसे अपने बाकी साथियों के साथ बांटेगा। दरअसल गोबरो ने कभी भी अपनी पिछली लाइफ में किसी जरूरतमंद की मदद नहीं की थी, इसीलिए गोबरो इस लाइफ के अंदर चेंज होना चाहता था। अगली रात को जब गोबरो सो रहा था तब वो अपनी एक्सीड लेवल पे आ जाता है, इसीलिए अब उसको इवॉल्व होना था, और वो नींद में यस कर देता है। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तब उसे पता चलता है कि वो पहले ही इवॉल्व हो गया है, और उसी के साथ गोबी किची भी इवॉल्व हो गया था। गोबो किची जैसे ही इवॉल्व होता है तो वो तुरंत गोबरो को चैलेंज कर देता है, ये चेक करने के लिए कि दोनों में से कौन शक्तिशाली है। गोबो किची के पास ताकत तो थी, लेकिन स्पीड और टेक्निक गोबरो के पास थी, इसीलिए वो काफी आसानी के साथ गोबी किची को हरा देता है। जिसके बाद वो तीनों फिर से शिकार करने के लिए जाते हैं, और गोबरो ने गोबमी के लिए एक क्रॉसबो बनाया था ताकि वो दूर से ही शिकार कर सके। वो तीनों अपनी अपनी एबिलिटी का यूज करते हुए वहाँ पे कोबाल्ट नाम के बीस्ट को मारते हैं, जो कि दिखने में भेड़िए की तरह थे। जैसे जैसे वो तीनों शिकार करते जा रहे थे वैसे वैसे उनके हंटिंग के टारगेट भी बड़े होते जा रहे थे। लेकिन जब गोबरो खाना बाकी लोगों के लिए लाता है तो वो लोग इस तरह से एहसान को रखना नहीं चाहते थे, इसीलिए वो सभी गॉब्लिन्स गोबरो से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उनको भी शिकार करना सिखाए, जिसके लिए गोबरो मान जाता है। अगले दिन से गोबरो उनकी ट्रेनिंग करवाना शुरू करता है और वो उन्हें काफी ट्रेनिंग देता है। इसी बीच गोबरो ने कई सारे नए बीस्ट को भी खाया था, और उन्हें खाने के बाद गोबरो को उनकी कई सारी नई एबिलिटी भी मिली थी। उसी टाइम पे गोबरो को दिखाई देता है कि कुछ लोग उसकी तरफ आ रहे हैं, तो वो हमला करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन बूढ़ा गॉब्लिन गोबरो को बताता है कि वो उसके बैच के फादर्स हैं और वो उसके सीनियर्स की तरह हैं। लेकिन वो सीनियर गॉब्लिन्स अपने साथ खाने के साथ साथ कुछ इंसानी लड़कियां भी लेके आए थे, और बेशक ये कमीने हरामखोर गॉब्लिन्स इनके साथ मीट करते हैं, तभी गॉब्लिन्स की यंगर जनरेशन पैदा होती है। गोबरो को भले ही इंसानों से कोई भी लगाव नहीं था, लेकिन उसके अंदर इंसानियत अभी भी जिंदा थी, इसीलिए वो सीनियर गॉब्लिन जो कि विलेज का लीडर था उससे पूछता है कि वो इन लड़कियों का ख्याल रख सकता है, लेकिन वो तो सीधा गोबरो के ऊपर हमला कर देता है। इसीलिए गोबरो की बैच के जितने भी थे जो कि उसे अपना लीडर मानते हैं वो सीनियर्स के खिलाफ होके अपने हथियार उठा लेते हैं। उसी टाइम
टाइम पे सीनियर जनरेशन में से होबोसातो और होबोसी नाम की 2 लड़कियां आती हैं, जो कि उनकी बीच की लड़ाई को रुकवाती हैं और उन्हें बताती हैं कि वो लोग एक लड़ाई लड़ेंगे और जो भी जीतेगा वो विलेज का नया लीडर बनेगा। इसके लिए वो दोनों मान जाते हैं। सीनियर गॉब्लिन जब गोबोरो के साथ फाइट करता है तब उसे लगता है कि वो आसानी के साथ जीत सकता है, लेकिन अगले ही पल गोबोरो उसे धूल चटा देता है। दरअसल गोबोरो ने कुछ ही टाइम पहले एक स्पाइडर बीस्ट को खाया था और उसे खाने के बाद उसे जाल बनाने की एबिलिटी मिली थी, जिसके के साथ वो आसानी के साथ सीनियर गॉब्लिन को हरा देता है और अब से गोबोरो विलेज का नया लीडर था। बेशक वो सभी लड़कियां गोबोरो से भी डरी हुई थी, लेकिन गोबोरो इन्हें इस बात की आश्वासन दिलवाता है कि वो उनके साथ कुछ भी नहीं करेगा और कुछ टाइम बाद शायद से वो उन्हें उनके विलेज वापस छोड़ने की भी कोशिश करवा दे। लड़कियां गोबोरो से पूछती हैं कि वो उनकी खातिर ये सब क्यों कर रहा है, तो गोबोरो कहता है कि उसे इंसानों के बारे में जानना है बस। गोबोरो बताता है कि इंसानों के पास इवॉल्व करने की एबिलिटी नहीं होती है, लेकिन उनके पास प्रोफेशन होता है जो किसी अलग अलग काम में बहुत ज्यादा माहिर हो जाते हैं। उनमें से एक लड़की ब्लैक स्मिथ थी, 2 लड़कियां जो कि बहनें थी वो शेफ थी और एक लड़की एल्केमिस्ट थी और लाल बालों वाली लड़की वो एक रूकी वॉरियर थी। और गोबोरो सोचता है कि वो बाद में इसको भी ट्रेनिंग देगा। अगले दिन से गोबोरो सीनियर और जूनियर जनरेशन के साथ साथ हंटिंग के सिवाय सिर्फ एक्सरसाइज पे फोकस करता है। और बेशक कुछ सीनियर्स थे जो कि अभी भी गोबोरो से खटके हुए थे, इसलिए वो बस मौके की तलाश में थे कि कब उन्हें मौका मिले और वो गोबोरो की पीठ के ऊपर छुरा भोंक दें। एक रात जब गोबोरो गोबोकिची के साथ सीरियस बैटल कर रहा था तो उसी रात सीनियर जनरेशन का जो पहले वाला लीडर था वो प्लान बनाता है कि वो रात में लड़कियों के साथ कुछ तो करेगा, लेकिन वो लोग कुछ कर पाते कि उससे पहले ही गोबोरो को पता चल जाता है और वो जल्दी से उनके पास पहुंच के उन्हें बहुत बुरी तरीके से मारता और पीटता है। उन लड़कियों को होश आता है तब गोबोरो उनके सामने उन लोगों को बेरहमी के साथ पीट रहा था। फिर गोबोरो उनके पास जाता है और उनसे कहता है कि डरने की कोई भी बात नहीं है, सब कुछ ठीक है। उसी टाइम पे वहाँ पे गोबोकिची और बाकी सभी लोग आ जाते हैं तो गोबोरो उन्हें ऑर्डर देता है कि जितने भी लोग हैं उन सभी को जगा के बाहर बुलाया जाए और उन्हें फिर से रूल के बारे में बताया जाएगा। जब सभी लोग बाहर आते हैं तब गोबोरो उन 5 को बेरहमी के साथ पीट रहा था और वो खासकर लीडर को बहुत बुरी तरीके से मारता है और लीडर को पूरी तरीके से मारने के बाद सभी लोगों से कहता है कि रूल्स का पालन अच्छे से किया जाए, नहीं तो रूल्स को सिखाने के लिए फिर से ये पनिशमेंट दी जाएगी। और गोबोरो ने उस सीनियर को बुरी तरीके से मारने के बाद ऐसे ही छोड़ दिया था ताकि उसे दर्दनाक मौत मिल सके और अगली सुबह वो लीडर तड़पते हुए मारा जाता है। अगले दिन वो तीनों फिर से शिकार पे जाते हैं, लेकिन इस बार उनका सामना एक स्केल हॉर्स से होता है और उसके स्केल इतने ज्यादा सख्त थे कि वो एरो को तोड़ देते हैं, लेकिन गोबोरो अपने जालों का इस्तेमाल करके उसे जकड़ लेता है। फिर गोबोकिची और गोबोरो दोनों मिलके उसे मार गिराते हैं। गोबोरो जैसे ही उसके मीट को खाता है तब गोबोरो को और भी कई सारी नई स्किल्स मिलती हैं। गोबोरो को जो एबिलिटी मिलती है वो बहुत ज्यादा होती है और उनको एक्सप्लेन कर पाना और बता पाना काफी मुश्किल है। उसी रात जब गोबोरो सोने के लिए जाता है तब लाल बालों वाली लड़की उसके पास आती है जो कि काफी डर गई थी, इसीलिए गोबोरो भी कुछ भी नहीं कहता है और वो उसके साथ सो जाता है। लेकिन अगली सुबह जब गोबोरो की आंखें खुलती हैं तब उसे दिखाई देता है कि गोबमी भी उसी के साथ सो गए थे, जो शायद से जेलस होगी। अगली सुबह हमें पता चलता है कि गोबोरो ने अपने विलेज को काफी एडवांस कर लिया है। उसने उन लोगों को कैप्टन बना दिया है जो अपने अपने काम में बेहतर हैं और अकेली छूट गई थी तो वो सिर्फ गोबेसी थी जो कि एक मेज थी और उसके पास कोई भी स्टूडेंट नहीं था। उसी दिन गोबोरो फैसला करता है कि वो जंगल की गहराई में जाएगा ताकि उसे और भी कुछ अलग अलग बीस्ट मिल सके। गोबोरो जब जंगल के अंदर जाता है तब उसका सामना फिर से स्केल हॉर्स से होता है, लेकिन गोबोरो इस बार अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है और वो एक ही बार में उस स्केल हॉर्स को मार गिराता है। अब इससे गोबोरो को काफी कॉन्फिडेंस आता है, इसीलिए वो मजाक मजाक में जंगल की और भी ज्यादा गहराई में चला जाता है। उसी टाइम पे गोबोरो को याद आता है कि बूढ़े गॉब्लिन ने उसे मना किया था कि नॉर्थ ईस्ट के जंगल में नहीं जाना है क्योंकि वहाँ पे एक खूंखार लाल भालू रहता है और गोबोरो का सामना उसी से हो जाता है। लेकिन गोबोरो यहाँ पे इसी के पीछे आया था और उसने पूरी तैयारी की थी और वो अपने साथ कई सारे वेपन्स को लेके भी आया था। विलेज के अंदर गोबमी को गोबोरो की काफी चिंता हो रही थी, इसीलिए वो सभी से पूछती है कि क्या उन्हें पता है कि गोबोरो कहाँ है, लेकिन किसी को कोई अंदाजा नहीं था कि गोबोरो
कहाँ पे गया हुआ है। वहीं पे गोबरो जब अपने मैजिक का इस्तेमाल करके लाल भालू के ऊपर हमला करता है तो लाल भालू अपने हाथ को कुर्बान कर देता है खुद को बचाने के लिए। जब गोबरो अपने कुल्हाड़ी से उसके सर के ऊपर हमला करता है तब भालू का सर इतना ज्यादा विशाल और शक्तिशाली था कि कुल्हाड़ी उसे भेद नहीं पाती है। वहीं पे उस भालू के पास ये भी एबिलिटी थी कि वो अपने मुंह से आग उगल सकता था, इसीलिए वो गोबरो के ऊपर फ्लेम थ्रोवर से अटैक करता है जिससे गोबरो काफी ज्यादा घायल हो जाता है। लेकिन गोबरो अपने आप को हील करता है और वो फिर से भालू के ऊपर हमला करता है। गोबरो अपनी वाटर एबिलिटी का यूज करता है जिससे वो आग से बच चुके और वो भागते हुए भालू के मुंह के अंदर अपनी स्वॉर्ड को घुसा देता है। गोबरो को ऐसा लगता है कि अगर वो भालू के मुंह के अंदर अपनी स्वॉर्ड को घुसा देगा तो भालू आगे से दोबारा हमला नहीं कर पाएगा। लेकिन उसी टाइम पे भालू अपने पंजे का इस्तेमाल करता है और वो गोबरो के ऊपर एक जोरदार पंजा मारता है जिससे गोबरो उड़ते हुए सीधा जाके पीछे जाके गिरता है और अब गोबरो की काफी ज्यादा हालत खराब हो चुकी थी। उसकी पसलियां टूट चुकी थी और उसके मुंह से खून बाहर आ रहा था। वहीं पे वो भालू अभी भी खड़ा था और वो गोबरो को देख के दहाड़ मारता है जैसे कि वो गोबरो को फिर से चैलेंज कर रहा हो। गोबरो को भी मजा आने लगता है जिसके बाद वो अपनी कुल्हाड़ी लेके सीधा भालू के ऊपर हमला कर देता है और वो भालू के ऊपर एक जोरदार हमला करता है और हम देखते हैं कि हवा में गोबरो का हाथ कटक के उड़ गया था। लेकिन अगले सीन में हम देखते हैं कि गोबरो ने सक्सेसफुली भालू के सर को धड़ से अलग कर दिया था, लेकिन वो काफी घायल हो चुका था इसीलिए वो बेहोश होने से पहले उस भालू की मीट की एक बाइट ले लेता है। उसी टाइम पे उसका लेवल एक्सीड कर जाता है जिस वजह से गोबरो फिर से इवॉल्व हो जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तब वो गोबलिन से ऑर्ग में इवॉल्व हो गया था। जब गोबरो विलेज वापस जाता है तब सभी लोग उसको देख के घबरा गए थे कि ऑर्ग कहाँ से आ गया, लेकिन गोबमी पहचान जाती है कि ये उसका ही गोबरो है। जिसके बाद सभी लोग गोबरो से सवाल पूछने लगते हैं कि उसे क्या हुआ था और वो अचानक से इवॉल्व कैसे हो गया। फिर जब गोबरो उन सभी लोगों को सारी चीजें समझा देता है कि वो कैसे लेवल अप किया है, जिसके बाद गोबरो इंसानी लड़कियों के पास जाता है और एक एक करके हर सभी से बातें करता है और उनकी तारीफ करता है और साथ ही में उनके साथ फ्लर्ट भी करता है। इस वजह से लाल बालों वाली लड़की और गोबमी को काफी ज्यादा जलन हो रही थी, लेकिन गोबरो आखिर में उन्हें भी अपने कंधों के ऊपर उठा के खुश कर देता है। अगले दिन जब गोबरो गोबोकिची और बाकी लोगों के साथ प्रैक्टिस करने की कोशिश करता है तब वो कर नहीं पाता है। दरअसल ऑर्ग में बदल जाने की वजह से उसकी ताकत के अंदर बहुत ज्यादा अंतर हो गया था। वो हल्के से पंच में ही नॉर्मल गॉब्लिन्स को मारने जितनी ताकत को रिलीज कर रहा था, इसीलिए गोबरो कुछ टाइम तक विलेज के अंदर ही रहता है और वहाँ पे कुछ दिनों तक आराम से अपनी जिंदगी बिताता है। लेकिन उसी टाइम पे वहाँ पे गोबे आती है जो कि माइनिंग टीम से थी और वो वहाँ पे सिर्फ माइनिंग करके स्पिरिट स्टोन्स को निकालती है जो कि वेपन को क्राफ्ट करने के काम में आते हैं। और गोबे ने अचानक से किसी डॉल को चोट पहुँचा दी थी और उसे काफी ज्यादा डैमेज भी हुआ था। लेकिन गोबरो को समझ में आ जाता है कि ये कोई डॉल नहीं है, दरअसल ये कार्व अंकल है जो कि एक खास तरह के मैजिक टूल होते हैं जिनको बड़े बड़े मेज अपने हाथों से बनाते हैं। गोबरो अपनी मैजिक पावर का यूज करके उसे हील कर देता है तो वो डॉल गोबरो को अपने बारे में बताती है कि उसके ऊपर कुछ इंसानी एडवेंचरर्स ने हमला कर दिया था जो कि उसके माथे के ऊपर लगे हुए मोती को चुराना चाहते थे क्योंकि इसकी कीमत अरबों में थी। गोबरो हमें बताता है कि ऐसे कार्व अंकल को लेजेंडरी मेज बना सकते हैं जो कि इन्हें अपनी एनर्जी और मैजिक पावर के साथ बनाते हैं। वो डॉल गोबरो को बताती है कि वेलवेट नाम के मास्टर ने उसे बनाया था और वो उसकी गुफा के अंदर रह के उसके खजाने की रक्षा करती थी, लेकिन अब ये डॉल ज्यादा टाइम तक जिंदा नहीं रहेगी क्योंकि हमले की वजह से इसका कोर डिस्ट्रॉय हो गया है और ये कुछ ही दिनों में गायब हो जाएगी। इसलिए ये डॉल गोबरो से रिक्वेस्ट करती है कि गोबरो अपनी ताकत का इस्तेमाल करे और उसके मास्टर की गुफा की रक्षा करे क्योंकि वेलवेट इंसानों से सख्त नफरत करता था और वो ये बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि उसके खजाने को कोई इंसान अपने साथ लेके जाए। अब गोबरो खजाने के चक्कर में डॉल की मदद करने के लिए मान जाता है और वो तुरंत गुफा के अंदर भी पहुंच जाता है। अब गुफा के अंदर पहुंचने के बाद उसका सामना डायरेक्ट उन एडवेंचरर से होता है जिन्होंने उस डॉल के ऊपर हमला किया था और गोबरो ने पहले भी इंसानी लड़कियों से वादा कर दिया था कि वो इन्हें मारेगा नहीं, जितनी हो सके उतनी कोशिश करेगा कि डरा के इन्हें भगा दे। लेकिन इंसानों को ढीठ जात ऐसे ही थोड़ी ना कहा गया है। गोबरो के इतना समझाने के बावजूद वो लोग वहाँ
वहाँ से नहीं जाते हैं और उल्टा गोबरो के ऊपर हमला कर देते हैं। इससे गोबरो के सबर का बाण टूट जाता है। इसके बाद वो अपनी टीम को वहाँ पे बुलाता है और उन सभी एडवेंचरर्स को मार के खा जाता है। इससे गोबरो के पास ये भी एबिलिटी आ गई थी जैसे इंसानों के पास होती है, जैसे कि असैसिनेशन, स्वॉर्ड स्मिथ। साथ ही में उन एडवेंचरर्स के पास जो भी एसेसरीज थी गोबरो उनको भी अपने पास रख लेता है। गोबरो को उन एसेसरीज में एक स्पेस बैग भी मिलता है जिनके अंदर सामान को रखा जा सकता था, लेकिन गोबरो उसे भी खा जाता है। दरअसल गोबरो के पास ये भी एबिलिटी थी कि वो किसी भी चीज की 1000 कॉपी बना सकता है, वो भी अलग अलग शेप के अंदर। और जब गोबरो उनकी कॉपी बनाएगा तब उनकी कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी। एडवेंचरस का गेम बजाने के बाद गोबरो चेम्बर के अंदर जाता है जहाँ पे वेलवेट की बॉडी रखी हुई थी। वो डॉल बाहर निकलती है और वो गोबरो को शुक्रिया कहती है उसकी मदद करने के लिए। वो डॉल गोबरो से कहती है कि उसे जो कुछ भी चाहिए वो यहाँ से ले सकता है और उन्हें ले जाने के बाद वो इस गुफा को पूरी तरीके से बंद कर दे। और इतना कहने के बाद वो डॉल वहाँ से गायब हो जाती है और बचता है तो सिर्फ उसका क्रिस्टल। गोबरो उस क्रिस्टल को भी खा जाता है बिना किसी दिक्कत के, ताकि उसे और भी एबिलिटी मिल सके। जिसके बाद गोबरो चेम्बर के अंदर रखा हुआ सारा माल लूट लेता है और एक चिंदी तक नहीं छोड़ता है, लेकिन जाते हुए उसे वेलवेट के ऊपर दया आ जाती है। इसीलिए वो वेलवेट की बॉडी जला के उसे मुक्ति दे देता है। लेकिन उसी टाइम पे गोबरो की नजर वेलवेट के ग्लव के ऊपर पड़ती है तो गोबरो उसे अपने पास रख लेता है। लेकिन गोबरो जैसे ही ग्लव को पहनता है तब ग्लव के अंदर से स्टिंग्स बाहर निकलती हैं, जो कि गोबरो के खून को अपने अंदर खींच लेती है। जैसे अब ये ग्लव गोबरो का हो चुका था और साथ ही में ये ग्लव एक लेजेंडरी क्लास का आइटम था जिसके पास बेमिसाल ताकत और एबिलिटीज थी। इतना सब लेने के बाद गोबरो गुफा से चला जाता है और गुफा को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देता है। कुछ दिनों तक गोबरो विलेज के अंदर ही रहता है और वहाँ पे शांति के साथ जीता है, लेकिन अचानक से उसे ख्याल आता है कि उसे फिर से सफर पे जाना चाहिए। इसीलिए वो अकेले जंगलों की गहराइयों में दोबारा चला जाता है और तभी उसका सामना एक गोल्डन स्पाइडर से होता है तो गोबरो उसे भी मार देता है और उसे खा जाता है। उस स्पाइडर को खाने के बाद गोबरो को ये एबिलिटी मिलती है कि अब उसके जाले सुनहरे हो गए थे, बोले तो गोल्डन थ्रेड्स। गोबरो और गहराई में जाता है तब उसका सामना एक क्रिस्टल हेड रेंडियर से होता है तो गोबरो उसे भी मार के खा जाता है। लेकिन जब गोबरो जंगल की और भी गहराई में जाता है तब उसके सामने एक बहुत बड़ा पेड़ आता है जिसके अंदर ड्राइयस रहते थे। गोबरो को याद आता है कि बूढ़े गॉब्लिन ने उसे बताया था कि अगर उसका सामना कभी भी ड्राइयस से होता है तो उसे तुरंत वहाँ से कट लेना है, क्योंकि ड्राइयस सक्यूबस की दूर के रिश्तेदार होती हैं और यह इंसानी मर्द को अपनी तरफ रिझा के उनके साथ धूम मचाती हैं, जिसके बाद वो उन्हें खा जाती हैं, जिससे उन ड्राइयस को न्यूट्रिशन मिलता है। और गोबरो को ये बातें इसलिए याद आ रही थी क्योंकि उसका सामना पहले ही एक ड्राइयस से हो गया था, जो कि गोबरो को रिझाने की पूरी कोशिश करती है और वो अपनी कोशिश में कामयाब हो जाती है। और बेशक ये ड्राइयस क्यूट थी, सॉरी मैन विल बी मैन। खैर ड्राइयस का इतना खूबसूरत चेहरा देख के अब गोबरो कंट्रोल नहीं कर पाता है, इसीलिए गोबरो उस एबिलिटी का यूज करने वाला था जो कि उसने अभी तक यूज नहीं की थी और इस एबिलिटी का नाम था रोएकी तेनकाई इन्फिनिट स्टैमिना ऑफ हवस। और इस टेक्निक को इस्तेमाल करने के बाद गोबरो उस ड्राइयस को चरम सुख की प्राप्ति करवा देता है और उस ड्राइयस को चरम सुख की प्राप्ति करवाने के बदले में गोबरो को कई सारी एबिलिटीज मिलती हैं और इन सारी एबिलिटीज के बारे में तुम ना ही जानो तो वही बेहतर है। खैर वो ड्राइयस गोबरो से इतना ज्यादा खुश हो जाती है कि वो गोबरो को दोबारा यहाँ पे आने को कहती है, जिससे वो दोनों क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सके और दोबारा धूम मचा सके। खैर जब गोबरो दोबारा विलेज में पहुँचता है तो गोबमी, लाल बालों वाली लड़की और जितनी भी लड़कियां थी वो सभी गोबरो को भाव नहीं दे रही थी और उसे रूठ के वहाँ से चली जाती हैं। और मजे की बात तो ये थी कि बावर्ची बहनों ने गोबरो के लिए जहर बनाया था ताकि गोबरो इसे खा के मर जाए और उन्हें शांति मिले। गोबरो इन सभी चीजों से परेशान होकर एल्केमिस्ट के पास जाता है और उससे पूछता है कि यहाँ पे क्या बवाला चल रहा है, क्या वो बता सकती है। एल्केमिस्ट बातों को लंबा नहीं खींचती है और वो गोबरो को बता देती है कि गोबरो ने बाहर जो गुल खुलाए हैं ड्राइयस ने यहाँ पे आके सभी को बता दिया है और सभी लोग इस वजह से जले हुए हैं। यहाँ तक कि एल्केमिस्ट को भी जलन हो रही है क्योंकि वो भी गोबरो के लिए बहुत ज्यादा फील करती है। इतना कहने के बाद एल्केमिस्ट आगे बढ़ती है और वो गोबरो के गालों में किस कर लेती है। गोबरो को अचानक से एल्केमिस्ट और भी ज्यादा खूबसूरत लगने लगती है। इस वजह से गोबरो अब कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, लेकिन वो दोनों आगे कुछ कर पाते कि इससे पहले ही वहाँ पे गोबमी आ जाती है जो कि उन दोनों को घूरते हुए कहती है रुक क्यों गए,
कंटिन्यू करो। खैर इसके बाद गोबमी भी कंट्रोल नहीं कर पाती है और वो गोबोरो से कहती है कि अगर गोबोरो को कुछ भी करना है तो वो कर सकता है, लेकिन गोबोरो बिना गोबमी के कुछ भी नहीं कर सकता है। खैर उसी टाइम पे वहाँ पे बाकी बची लड़कियाँ भी आ जाती हैं, जो कि शर्माते हुए गोबोरो से यही कहती हैं कि गोबोरो उनको भी पीछे मत छोड़े, वो भी गोबोरो के साथ धूम मचाना चाहती हैं। खैर इतना सब बवाल होने के बाद गोबोरो कंट्रोल नहीं कर पाता है। इसके बाद गोबोरो यहाँ पे फिर से उसी टेक्निक का यूज करता है जो उसने रायस के साथ किया था, और बाहर किसी को इस बात की भनक न लगे इसीलिए वो अपने सुनहरे धागों का इस्तेमाल करके एक प्राइवेट रूम भी बना देता है जो कि साउंड प्रूफ था। जिसके बाद उस कमरे के अंदर सिर्फ आवाजें आती हैं। अगले दिन गोबोरो के विलेज के अंदर इल्फ आते हैं, क्योंकि इल्फ स्पीसीज अपने आप को नोबल मानती है, इसीलिए वो लोग गोबलिन्स को बहुत ज्यादा नीचा दिखाते हैं। खैर इल्फ का लीडर वहाँ पे आता है और वो गोबोरो को बाहर बुलाता है और उसे बताता है कि इल्फ और इंसानों के बीच में बहुत जल्द ही एक वॉर होने वाली है, इसीलिए उन लोगों को सपोर्ट के तौर पे गोबलिन्स की मदद चाहिए और वो लोग गोबलिन्स को मदद करने के ऑफर में रिवॉर्ड के तौर पे कुछ महीनों का खाना देंगे। लेकिन गोबोरो इसके लिए मना कर देता है और जब उनके इल्फ का लीडर थोड़ा सा जोर जबरदस्ती करने की कोशिश करता है तब गोबोरो उन्हें अपनी असली ताकत दिखाता है और वो उनको इतना ज्यादा डरा देता है कि उन सभी के पसीने छूट जाते हैं। इसके बावजूद वो लोग गोबोरो के ऊपर पीछे से हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन गोबोरो उनके हमले को ही रोक लेता है। जिसके बाद वो अपने एक वेपन को बाहर निकालता है और उसको जब वो जमीन के ऊपर मारता है तब उसके डुप्लीकेट इतने ज्यादा हो जाते हैं कि जितने भी इल्फ आए थे वो उन सभी को चारों तरफ से घेर लेते हैं। इससे वो सभी इल्फ डर के मारे वहाँ से तुरंत भाग जाते हैं। इसी बीच गोबोरो अपनी क्राफ्टिंग स्किल्स का यूज करते हुए लड़कियों के लिए नए नए कपड़े बनाता है और किसी न किसी तरीके से उन्हें खुश करने की कोशिश करता रहता है। खैर कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है, इसीलिए इल्फ दोबारा गोबोरो के विलेज के ऊपर हमला करने के लिए आ गए थे, लेकिन गोबोरो अंदर से बस एक ही दहाड़ मारता है और उसकी एक दहाड़ के अंदर ही वो सभी इल्फ डर के मारे कांप जाते हैं। गोबोरो बाहर आता है और वो उनके लीडर को फिर से पकड़ लेता है और वो लीडर से पूछता है कि तुम्हें यहाँ पे आने की इतनी चुल क्यों मची हुई है। इस पे लीडर बताता है कि गोबोरो ने उसकी बेइज्जती की है, इस वजह से उसके प्राइड को हर्ट हुआ है, इसीलिए वो बिना बदला लिए यहाँ से नहीं जाएगा। गोबोरो समझ जाता है कि इनकी बुद्धि खिसकी हुई है, इसीलिए वो अपने जालों का इस्तेमाल करता है और जितने भी इल्फ वहाँ पे आए हुए थे वो उन सभी को बंदी बना लेता है। वो सभी इल्फ गोबोरो से रिक्वेस्ट करते हैं कि गोबोरो उन्हें जाने दे, जिसपे गोबोरो उनसे कहता है कि तुम में से जिंदा वापस वही जाएगा जो लड़ाई करेगा और जीत जाएगा। जिसके बाद वहाँ पे इल्फ और गॉब्लिन्स के बीच में लड़ाई होती है, लेकिन जितने भी मेल इल्फ थे वो सभी मारे गए थे और बेशक गोबोरो ने ऐसा जानबूझ के किया था, और जितने भी बची हुई फीमेल इल्फ थी गोबोरो उन्हें वापस जाने भी नहीं देता है। वो लोग इसी बीच में लड़ाई कर ही रहे थे कि उसी टाइम पे वहाँ पे बूढ़ा गॉब्लिन आता है, जो कि अपनी कमर को आगे पीछे करते हुए कहता है कि इल्फ स्पीसीज काफी ज्यादा सुंदर और कमाल की होती है, इसीलिए हमें इनके साथ थोड़ी तो मस्ती कर लेनी चाहिए। लेकिन गोबोरो बूढ़े गॉब्लिन से कहता है कि अपनी जवानी थोड़ा सा संभाल के रखो, पैर डगमगा गए तो सीधा कब्र में गिरोगे। उसी टाइम पे हम लोग गोबी किची को देखते हैं और उसका भी लेवल 100 हो जाता है, जिसके बाद वो भी ऑर्क के अंदर इवॉल्व हो जाता है। हमें यहाँ पे ये भी पता चलता है कि जब भी कोई बीस्ट इवॉल्व होता है तो उसे डेमी गॉड की तरफ से ब्लेसिंग मिलती है, जैसे कि डेमी गॉड ऑफ फ्लेम, डेमी गॉड ऑफ वॉर, इसी तरह की ब्लेसिंग उन्हें दी जाती है। ब्लेसिंग की वजह से ही इनकी बॉडी के अंदर बदलाव आते हैं या फिर चेंजेस हो जाते हैं, जैसे कि गोबी किची को डेमी गॉड ऑफ फ्लेम की वजह से जो ब्लेसिंग मिली थी इस वजह से उसकी बॉडी हल्की सी लाल हो गई थी। गोबी किची जिसे ही इवॉल्व होता है तो वो डायरेक्ट गोबोरो को फाइट के लिए चैलेंज करता है, जिसके लिए गोबोरो तुरंत मान जाता है और वो इस बार पूरी ताकत के साथ फाइट कर रहा था, जहाँ पे गोबी किची के पंच पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली हो गए थे और वो गोबोरो को काफी ज्यादा चोट भी दे रहे थे। लेकिन गोबोरो के पास अभी भी वही टेक्निक थी जो पहले हुआ करती थी, जिनकी मदद से वो गोबी किची को आसानी के साथ हरा देता है। उसी रात गोबोरो को एक सपना आता है जहाँ पे एक गॉब्लिन उसे ब्लेसिंग देता है, लेकिन ये कैसे ब्लेसिंग थी किसी को कुछ नहीं पता है, लेकिन ये बवाल ब्लेसिंग थी। उसी दिन गोबोरो को ये भी पता चलता है कि कई सारे गॉब्लिन इवॉल्व हो गए और उन्होंने अलग अलग तरह की स्किल्स को एक्वायर किया है, जिनमें से 4 तो मेज एबिलिटी होल्ड करते थे, जहाँ पे होबो से भी अब इवॉल्व हो गई थी और वो पूरी तरीके से एक मेज की पावर होल्ड करती थी। और साथ ही में इवॉल्व होने की वजह से इन लोगों की बॉडी के ऊपर टैटू भी आ जाते हैं, जो कि इनकी
की स्पेशलिटी या फिर एबिलिटी को दर्शाते हैं। होवे से गोबरो को बाहर लेके जाती है और वो उसे अपनी पावर का हल्का सा नमूना दिखाती है, जहाँ पे जब वो अपने एक स्पेल का इस्तेमाल करती है तो एक स्पेल के साथ ही पूरे जंगल को जला के रख देती है। गोबरो इस बात से काफी खुश होता है और वो होवोसी के इवॉल्व को सेलिब्रेट करने के लिए उसे कई सारे नए इक्विपमेंट भी देता है जो कि मेश के लिए ही बनाए गए थे। उसी दिन गोबरो को पता चलता है कि कई सारे सीनियर जनरेशन के गॉबलिन विलेज छोड़ के जा रहे हैं। दरअसल इन्हें काफी ज्यादा चिंता हो रही थी क्योंकि यंगर जनरेशन काफी जल्दी इवॉल्व कर रही थी और ये लोग उनके साथ मैचअप नहीं कर पा रहे थे। गोबरो को जब ये बात पता चलती है तब वो ना ही गुस्सा होता है और ना ही उन्हें कुछ कहता है, बल्कि वो उन लोगों को फेयरवेल गिफ्ट्स भी देता है जिसके अंदर कई सारे वेपन थे और वो लोग इनकी मदद से अपनी आने वाली लाइफ को थोड़ा सा आसान कर सकते थे। उसी रात गोबरो डिनर के टाइम पे सभी लोगों से पूछता है कि सीनियर जनरेशन जा चुकी है और जो भी लोग उनके साथ जाना चाहते हैं वो लोग जा सकते हैं। गोबरो को इससे कोई भी दिक्कत नहीं है और गोबरो उन लोगों के लिए फेयरवेल गिफ्ट्स को भी रेडी कर देगा, लेकिन उनमें से कोई भी जाने के लिए अपना हाथ नहीं उठाता है, यानी कि वो सभी लोग गोबरो के साथ रहना चाहते थे। अगले दिन गोबरो अपनी एक न्यू एबिलिटी को ट्राई करता है और वो एबिलिटी थी टेमिंग की। इसकी मदद से गोबरो एक स्केल हॉर्स को टेम कर लेता है। फिर होना क्या था, गोबरो इसी तरह से कई सारे बीस्ट को टेम कर लेता है और उन्हें अपने विलेज के अंदर रख लेता है और वो साथ ही में कोबाल्ट बीस्ट को इंसानी लड़कियों की सिक्योरिटी के लिए उनके साथ ही छोड़ देता है। साथ ही में गोबरो लाल बालों वाली लड़की के साथ फाइटिंग प्रैक्टिस भी कर रहा था, जहाँ पे अब वो पहले से काफी अच्छा परफॉर्म कर रही थी। लेकिन उसी दिन वो अचानक से अपनी न्यू जॉब को अवेकन करती है और अपनी न्यू जॉब अवेकन होने की वजह से उसके पास काफी ज्यादा स्ट्रेंथ और स्टेमिना आ गया था, जिसकी मदद से वो क्रिस्टल हेड रेनडियर को आसानी के साथ मार गिराती है। लेकिन इस न्यू जॉब की वजह से उसे टाइम पर मॉन्स्टर्स को खाना पड़ेगा। उसी रात गोबरो को पता चलता है कि कोबाल्ट्स के ऊपर कई सारे लोगों ने हमला कर दिया है। जब गोबरो तैयारी करके वहाँ पे पहुँचता है तब उसे पता चलता है कि उनके ऊपर हमला किसी इंसान ने नहीं बल्कि अनडेड स्केलेटन ने किया था। गोबरो को यह भी पता चल जाता है कि इनको कोई तो पीछे से कंट्रोल कर रहा है और जब वो लोग उनके साथ फाइट करने की कोशिश करते हैं तब उनके वेपन्स उसके ऊपर बेअसर थे। इसीलिए गोबरो को काफी ज्यादा फाइट करने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन बाद में उन्हें पता चल जाता है कि वो लोग बिना वेपन्स के भी उन्हें हरा सकते हैं। उन लोगों को बस उनकी हड्डियों को मसल के चूरा बना देना था। फिर वो सभी लोग ऐसा ही करते हैं और काफी आसानी के साथ आधे से ज्यादा आर्मी को यूं ही मार गिराते हैं। गोबरो भी लड़ाई के मैदान में कूद जाता है और वो सिर्फ 3 सेकंड के अंदर ही आधे से ज्यादा स्केलेटन आर्मी को यूं ही हरा देता है और वो आखिर में उनके लीडर को भी मार देता है। मारने के बाद गोबरो उसके सर को खा जाता है तो गोबरो को एक न्यू एबिलिटी मिलती है जिसके दौरान वो अनडेड को समन कर सकता था और वो जितना ज्यादा माना यूज करेगा वो अनडेड उतना ज्यादा शक्तिशाली होगा। जिसके बाद गोबरो को कोबाल्ट से पता चलता है कि ये लोग वेलवेट की गुफा को ही खोद रहे थे, जिसके के दौरान उन लोगों ने गार्डियन को अवेकन कर दिया जो कि एक स्केलेटन मॉन्स्टर था और इसी चक्कर में इन लोगों ने अपनी आधे से ज्यादा क्लैन को बर्बाद कर दिया है। जिसके बाद जितने भी बचे कुछ कोबाल्ट थे वो सभी गोबरो के सामने अपना मत्था टेक देते हैं और उसे अपना लीडर मान लेते हैं और वहीं पे गोबरो ने जितने भी फीमेल इल्फ थी उन सभी को बंदी बना के रखा हुआ था। कुछ ही दिनों में जब गोबरो जंगल के दौरान इधर उधर भटक रहा था उसी टाइम पे उसे इंसानी सोल्जर दिखाई देते हैं जो कि यहाँ पे इल्फ विलेज के चीफ की डॉटर को किडनैप करने के लिए आए थे। अब गोबरो ऐसा होने नहीं दे सकता था, इसीलिए वो उनका पीछा करता है और जब शाम होती है तब वहाँ पे फेस्टिवल के दौरान विलेज चीफ की डॉटर आती है। ह्यूमन सोल्जर मौके का फायदा उठाते हुए डायरेक्टर इल्फ के ऊपर हमला करते हैं और जितने भी सोल्जर आस पास थे उन सभी को मार के विलेज चीफ की डॉटर को किडनैप कर लेते हैं। अब गोबरो ने जानबूझ के जितने भी सोल्जर थे उन्हें मरने दिया था, लेकिन ह्यूमन सोल्जर जैसे ही विलेज चीफ की डॉटर को किडनैप करने की कोशिश करते हैं तब गोबरो एक्शन में आ जाता है और वो नीचे उतर के जितने भी इंसान थे उन सभी को जालों के अंदर पकड़ लेता है। इसके बाद वो उन सभी लोगों को अपने विलेज के अंदर लेके जाता है। अब गोबरो उनसे थोड़ी सी पूछताछ करता है और जैसे ही पूछताछ खत्म होती है तो गोबरो उन्हें मार के उनके स्किल्स को एक्वायर कर लेता है। चीफ की डॉटर को जब होश आता है तब वो अपने सामने गोबरो को देखती है। गोबरो को देख के वो काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो पीछे हट के अपने पंखों को निकाल लेती है और उसे ऐसा लगता है कि गोबरो उसकी चैरिटी को लेने वाला है। गोबरो उसे कहता है कि वो अपना फालतू का दिमाग नहीं चलाए तो ही बढ़िया है, वो चुपचाप यहाँ पे रहे, कुछ ही दिनों में वो उसको उसके विलेज में वापस भिजवा देगा। डॉक्टर को जैसे ही ये पता चलता है कि गोबरो ने जानबूझ के जितने भी इल्फ वहाँ पे थे उन्हें मरने दिया था तो वो गोबरो के ऊपर चिल्लाने लगती है और उससे कहती है कि वो उनको बचा सकता
सकता था। गोबरो उससे बस इतना ही कहता है कि ये मेरा काम नहीं है, मैं सिर्फ अपनी सोचता हूँ और किसी की नहीं। उसी रात बूढ़े गॉब्लिन को जैसा ही पता चलता है कि गोबरो इल्फ की चीफ की डॉटर को लेके आया है, तो वो अपनी कमर को हिलाते हुए कहता है कि उन्हें एक बार तो मस्ती करनी ही चाहिए। गोबरो फिर से वही लाइन कहता है कि अपने पैर संभाल के रखो, डगमगा गए तो जवानी कुर्बान कर दोगे। गोबरो ने जैसा वादा किया था वो बिल्कुल वैसा ही करता है। वो चीफ की डॉटर को सही सलामत उसके विलेज भिजवाने लगता है। रास्ते के बीच में जब गोबरो उसे पूछता है कि उसके पंख टप से बाहर क्यों आ जाते हैं, तो वो इल्फ बताती है कि वो अनएक्सपीरियंस है और ये पंख सिर्फ हाई इल्फ के पास होते हैं, यानी कि इल्फ भी लेवल अप कर सकते हैं। गोबरो जब इल्फ विलेज के अंदर पहुंचता है तो जितने भी इल्फ थे वो सभी उसके ऊपर निशाना तान लेते हैं, लेकिन जल्दी से चीफ की डॉटर आगे बढ़ती है और वो उन लोगों को बताती है कि गोबरो ने उसकी जान बचाई है, इसीलिए वो सभी अपने वेपन्स को नीचे कर लें, जिसकी वजह से गोबरो सही सलामत चीफ तक पहुंच चुका था। अब गोबरो ने चीफ की बेटी की जान ऐसे ही नहीं बचाई थी, उसे अच्छे से पता था कि अगर वो चीफ की बेटी की जान बचाता है तो उसे रिवॉर्ड मिलेगा और साथ ही में उसे चीफ से मिलने का मौका भी मिल जाएगा। इसी दौरान गोबरो चीफ से ये भी डील कर लेता है कि लड़ाई के दौरान वो लोग उनकी मदद करेंगे। इस बात से चीफ काफी ज्यादा खुश होता है और वो गोबरो को गिफ्ट के तौर पे और भी कई सारी ऐसे सीरीज देता है जो कि वेपन क्राफ्ट करने में बहुत ज्यादा काम आएंगी। गोबरो को उन सभी भेजी गई चीजों में से सबसे बेहतरीन चीज लगी थी वो थी वाइन, क्योंकि उसका टेस्ट बिल्कुल अलग था। अभी तक गोबरो ने जितनी भी वाइन और दारू पी थी उनका टेस्ट काफी ज्यादा अलग था। अगले दिन जब गोबरो सो के उठता है तब उसे पता चलता है कि गोबमे भी इवॉल्व हो गई है और उसे क्वीन ऑफ अनडेड, क्वीन ऑफ मिस्ट इन सभी की ब्लेसिंग मिली है, जिसकी मदद से उसके पास और भी कई सारी एबिलिटी आ गई हैं और उसकी इवल आइज की मदद से वो कई सारे मील को अपनी चार्म की वजह से कंट्रोल कर सकती है। गोबमी के अलावा भी वहाँ पे और भी कई सारे गॉबलिन थे जो कि इवॉल्व हो गए थे। गोबा सातो भी इवॉल्व हो गई थी और साथ ही में गोबे भी, और इन्हें भी अलग अलग डेमी गॉड्स की ब्लेसिंग मिली हुई थी। बेशक ब्लेसिंग की वजह से इन लोगों के ऊपर टैटू भी आ गए थे जो कि इनकी पावर को रिप्रेजेंटेट करते हैं। उसी टाइम पे वहाँ पे बूढ़ा गॉबलिन आता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, इस तरह से उसके बच्चों को ग्रो करता हुआ देख के। इसीलिए वो खुशी खुशी में इन सभी के नाम ही चेंज कर देता है। अब से गोममी को हम लोग धामी कहेंगे, होबोसी को एस्पेलसी, होबो सातो को ब्लड सातो, गोबे को अर्थ, गोबो कीची को ओगरे कीची और आखिर में गोबरो को ओगरू। कुछ दिनों तक ओगरू विलेज के अंदर ही रहता है और वहाँ पे डेवलपमेंट का काम करता है। वो कई सारे फील्ड के अंदर जाता है और अलग अलग तरह के कैप्टन से मिलता है और उन लोगों को सिखाता है कि वो लोग कैसे ग्रो हो सकते हैं। उसी टाइम पे ओगरू अपनी बॉडी के अंदर से निकलने वाले मटेरियल का इस्तेमाल करके कई सारे ईयरबड्स बनाता है जो कि उसके सेंसेस पे काम करते हैं, जिनकी मदद से ओगरू सभी लोगों की आवाजें सुन सकता था और वो लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। जिनमें सभी लोग उन ईयरबड्स को ले लेते हैं, लेकिन जब बारी इल्फ की आती है तब वो मना करने लगती हैं और कहती हैं कि उनके कान काफी ज्यादा सेंसिटिव होते हैं और वो ये सब अपने कानों पे बिल्कुल भी नहीं पहनेंगी। तो फिर ओगुरु को फिर से अपनी अनलिमिटेड टेक्निक का यूज करना पड़ता है और वो सभी इल्फ को अच्छे से समझाता है कि ईयरबड्स को पहनना कितना ज्यादा जरूरी है। जिसके बाद जितने भी इल्फ थी वो सभी ओगुरु की बातें मानने लगती हैं और वो प्रैक्टिस के अंदर भी हिस्सा लेती हैं। इसी बीच ओगुरु अनडेड समन करने की एबिलिटी को भी यूज करता है। उसे पता चलता है कि वो जितना ज्यादा माना यूज करेगा वो उतना ज्यादा शक्तिशाली अनडेड स्केलेटन समन कर सकता है, लेकिन जो नॉर्मल स्केलेटन ओगुरु समन कर रहा था वो भी इतने ज्यादा शक्तिशाली थे कि वो इल्फ सोल्जर को आसानी के साथ ही हराए दे रहे थे। उसी दौरान ओगरे कीची ओगुरु को अपने साथ लेके जाता है और एक भाई होने के नाते वो ओगुरु से हेल्प मांगता है कि ओगुरु उसकी हेल्प करे ताकि ओगरे कीची अर्थ को प्रपोज कर सके और वो दोनों खुशी खुशी एक साथ रहे। दरअसल ओगरे कीची को अर्थ काफी टाइम पहले ही पसंद आ चुकी थी, अब उसे कंट्रोल नहीं हो रहा था। ओगुरु उसकी मदद करने के लिए मान जाता है और वो उन दोनों की मीटिंग फिक्स करा देता है। रात के टाइम में जब अर्थ ओगरे कीची के पास आती है तो ओगरे कीची बिना किसी देरी के अर्थ को प्रपोज कर देता है और अर्थ भी उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। अब प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाने की वजह से ओगरे कीची कुछ ज्यादा ही शक्तिशाली हो गया था, इसीलिए ओगरे कीची फाइटिंग के दौरान ओगुरु को काफी ज्यादा घायल कर देता है। वहीं पे ओगुरु को अपने मन के अंदर ये चिंता हो रही थी कि दोनों कहीं प्यार के चक्कर में काम धाम करना न छोड़ दें, लेकिन जब वो अर्थ को जाके चेक करता है तब वो अपना काम पूरी दिल लगी के साथ कर रही थी, इसीलिए ओगुरु को किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। अगले दिन वो लोग शिकार करने के लिए जंगल की गहराई में जाते हैं, जहाँ पे ओगुरु कुछ नए टाइप के मॉन्स्टर्स को मारता है। तब उसको नई टाइप की एबिलिटी मिलती है। जब ओगुरु अपने
एक्सोस्केलेटन आर्मर को एक्टिवेट करता है तब उसके नॉर्मल कपड़े एक स्केल आर्मर के अंदर बदल जाते हैं, जो कि इतने ज्यादा शक्तिशाली थे कि उनके पावरफुल वेपन भी उसे छू तक नहीं पा रहे थे। साथ ही में जो सिस्टम अभी तक ओगोरो को नोटिफिकेशन दे रहा था वो उसे बताता है कि वो अपनी फॉर्म को भी रजिस्टर करके चेंज कर सकता है, और जब ओगोरो अपनी फॉर्म को चेंज करता है तब उसके पास पंख भी आ जाते हैं, लेकिन उसे उड़ना नहीं आता था, इसीलिए वो टपक के नीचे गिर जाता है। फिर ओगोरो विलेज के अंदर आता है और तब उसकी मुलाकात लाल बालों वाली लड़की से होती है जो धीरे धीरे ताकतवर होती जा रही थी, इसीलिए अब वो ओगोरो के साथ फाइटिंग प्रैक्टिस भी कर रही थी। फिर ओगोरो ब्लैक स्मिथ के पास जाता है और उसे कुछ नए मटेरियल देता है जो कि वो अपनी बॉडी से ही बनाता है, जिससे वो ब्लैक स्मिथ काफी ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद ओगोरो बावर्ची बहनों के पास जाता है और उनके साथ खाना बनाता है, और वो साथ ही में उन लोगों को अपनी दुनिया की पोटैटो चिप्स वाली रेसिपी के बारे में बताता है। इसके बाद वो एल्केमिस्ट के पास जाता है, जहाँ पे एल्केमिस्ट ने अपनी सूझबूझ के साथ वहाँ पे एक नए मटेरियल को बना दिया था। इससे वो दोनों काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और माहौल गर्म होने की वजह से वो दोनों काफी ज्यादा करीब आ जाते हैं, लेकिन वो अकेले में कुछ कर पाते कि इससे पहले ही वहाँ पे बाकी लड़कियाँ आ जाती हैं। जिसके बाद आगे क्या होना था मैं ये नहीं बताऊंगा, सिर्फ और सिर्फ ओगोरो की टेक्निक ही बोलेगी। कुछ दिनों बाद वहाँ पे इल्फ विलेज के चीफ के मैसेंजर आते हैं, जो कि ओगोरो को बताते हैं कि कुछ ही दिनों के अंदर इंसान उनके ऊपर हमला करने वाले हैं। इल्फ और ह्यूमन के बीच में वॉर कुछ ही दिनों में शुरू होने वाली है, इसीलिए इल्फ विलेज ये चाहता है कि गोबरो पूरी तरीके से जितने भी लोग यहाँ पे हमला करने के लिए आए उन सभी को मार दे। इसके लिए गोबरो मान जाता है और वो उन लोगों को वापस भेज देता है। फिर गोबरो अपने विलेज को रेडी करता है और उन लोगों को बताता है कि अब से वो लोग यहाँ पे मशीनरी कंपनी को शुरू करने वाले हैं, जिसके अंदर उन लोगों को काम दिया जाएगा और वो काम होगा लड़ाई और दंगे को साफ करने वाला, जिससे वो सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि इन सभी को लड़ाई दंगा काफी ज्यादा पसंद था। अगली सुबह ही वो लोग अपनी तैयारी करते हैं और वॉर के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि इन लोगों को पहले ही पता चल चुका था कि इंसान जंगल के अंदर आ चुके हैं और उन्होंने अपना कैंप लगा लिया है। लेकिन जब वो लोग कैंप के पास पहुंचते हैं तब उन्हें पता चलता है कि कैंप को चारों तरफ से एक बैरियर ने घेर रखा है, और ये बैरियर सिर्फ लो लेवल के मॉन्स्टर्स को अंदर जाने से रोक सकता था। लेकिन ओगोरो को इससे कोई भी दिक्कत नहीं थी। वो एक जगह पे जाता है और अपने आर्म का इस्तेमाल करते हुए उस बैरियर के ऊपर एक ही हमला करता है, जिससे वो पूरा बैरियर एक ही बार में डिस्ट्रॉय हो जाता है। जिसके बाद अर्थ, स्पेल और धामी तीनों मिलके एक एक तरफ से हमले करते हैं। वहीं पे ओगोरो भी अपने माना के साथ अपनी अनडेड आर्मी को निकाल लेता है और उन्हें इंसानों के ऊपर हमला करने के लिए भेज देता है। सरप्राइज अटैक की वजह से इंसानों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ था, लेकिन उन लोगों के साथ एक फीमेल नाइट भी थी जो आसानी के साथ सभी अटैक्स को झेल गई थी और वो अनडेड्स को मारे जा रही थी। ओगोरो को पता लग जाता है कि फीमेल नाइट ही इंसानों की लीडर है, इसलिए ओगोरो आगे से एक दहाड़ मारता है, जिससे फीमेल नाइट को भी पता चल जाता है कि ओगोरो ही मॉन्स्टर्स का लीडर है। अगर वो लोग ओगोरो को रोक लेते हैं तो सारे मॉन्स्टर्स अटैक करना बंद कर देंगे। एक मैजिशियन नाइट को बफ देता है, जिससे उसकी स्पीड बढ़ जाती है और वो तेजी के साथ ओगोरो के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन ओगोरो की एक एबिलिटी की वजह से नाइट जैसे ही उसके पास पहुंचती है तो वो पीछे की तरफ फेंक दी जाती है। फीमेल नाइट ओगोरो को चैलेंज करती है, अगर ओगोरो जीत जाता है तो वो फीमेल नाइट के साथ कुछ भी कर सकता है। ओगोरो अपने सभी साथियों से कहता है कि वो लोग किसी को भी मार सकते हैं, सिर्फ फीमेल नाइट, सॉर्सरर, प्रीस्टेस और मैजिक स्वॉर्ड्समैन को छोड़ के। जिसके बाद सभी लोग अपनी अपनी एबिलिटी का यूज करते हुए ह्यूमन सोल्जर्स को मारने लगते हैं। ओग्रेकिची अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करता है और वो सोल्जर्स के साथ फाइट करता है। वहीं पे धामी अपनी इवल आइज का इस्तेमाल करती है और वो ह्यूमन सोल्जर्स को कंट्रोल करते हुए एक दूसरे को ही मरवाने लगती है। ब्लड सातो अपने ब्लड मैनिपुलेशन का इस्तेमाल करते हुए जो ब्लड आसपास पड़ा था उनसे वेपन बनाती है और उन्हीं की मदद से कई सारे सोल्जर्स को मारने लगती है। अर्थ भी अपनी एबिलिटी का यूज करती है और वो कई सारे सोल्जर्स को मार गिराती है, और उनकी ये टीम काफी ज्यादा आसानी के साथ सभी इंसानों के ऊपर भारी पड़ रही थी और ये पूरी लड़ाई एक तरफा ही हो रही थी, जहाँ पे ओगोरो की साइड ने अभी तक एक भी कुर्बानी नहीं की थी। वहीं पे ह्यूमन साइड पूरी तरीके से बर्बाद हो गई थी। वहीं पे फीमेल नाइट जब ओगोरो के ऊपर अपनी शॉट से हमला करती है तब ओगोरो की बॉडी उस शॉट को आसानी के साथ रोक लेती है, यानी उसके पास कई सारी एबिलिटीज थी जिससे वो कई सारे वेपन्स को रोक सकता था और उन्हें रेजिस्ट कर सकता था। उसी टाइम पे एक सॉर्सरर 5th लेवल के स्पेल को रेडी करता है जो कि आसानी के साथ ओगोरो को मार सकता था। वहीं पे वो फीमेल नाइट ओगोरो को बिजी रखती है ताकि ओगोरो स्पेल को डॉच न कर सके, और ऐसा करने के लिए वो खुद की भी जिंदगी सेक्रीफाइस करने वाली थी। वो सॉर्सरर जब उस स्पेल को वहाँ से रिलीज करता है तब
ओगरो जल्दी से आगे बढ़ता है और फीमेल नाइट को साइड करके उसे कहता है कि वो पहले ही इस मैच को जीत गया है। जिसके बाद ओगरो स्पेल को रोकने के लिए वहाँ पे डेमिस मैजिक की 3 लेयर्स बनाता है। उन लोगों का स्पेल लेयर्स को रोकते रोकते ही वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसी तरह ओगरो की साइड ने पूरे मैच को जीत लिया था और ओगरो की साइड ने एक भी जान नहीं गंवाई थी और वहीं पे सभी लोग मारे गए थे, सिर्फ 4 लोगों को छोड़ के, जिनके बारे में ओगरो ने मना किया था कि इन्हें जिंदा पकड़ना है। इल्फ्स को जैसे ही पता चलता है कि ओगरो की साइड जीत गई है तो वो लोग तुरंत वहाँ पे पहुँच जाते हैं पार्टी करने के लिए दारू सारू लेके। वहीं पे ओगरो इल्फ चीफ को अब डैडी इल्फ कहने लगा था। जिसके बाद ओगरो बाकी बचे लोगों के पास जाता है जैसे कि फीमेल नाइट और सॉर्सरर। ओगरो उन लोगों के साथ पोलाइट होने की कोशिश करता है ताकि वो लोग खुल के बात कर सके, लेकिन वो सभी लोग ओगरो के साथ सही से बात ही नहीं कर रहे थे और अपनी जिद पे अड़े रहते हैं। ओगरो फीमेल नाइट के पास जाता है और उसे वो इयररिंग पहनाने की कोशिश करता है जो कि सभी लोगों को दी गई थी ताकि वो लोग कम्युनिकेट कर सकें। हालांकि फीमेल नाइट उसे पहनने से मना करती है तो फिर ओगरो को फिर से अपनी अनलिमिटेड टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ता है। ओगरो फीमेल नाइट और बाकी लोगों के साथ बातें करता है और वो इन सभी बातों को डैडी इल्फ के साथ भी शेयर करता है क्योंकि डैडी इल्फ ने ओगरो को ऑफर दिया था अगर ओगरो इसी तरीके से उनकी मदद करता रहेगा इंसानों के साथ फाइट करने में तो फिर वो लोग ओगरो को काफी ज्यादा सामान देते रहेंगे। फालतू के सामान और खासकर दारू के लिए ओगरो उनकी मदद करने के लिए फिर से राजी हो जाता है। ओगरो को दोनों लड़कियों से बात करने के बाद पता चलता है कि इंसानों की मेन फोर्स हमला करने के लिए निकल गई है और वो कुछ ही दिनों में वहाँ पे पहुँच भी जाएगी। ओगरो ने पहले ही प्लान बना लिया था कि वो उन मेन फोर्स के ऊपर डायरेक्ट एम्बुश करेगा यानी कि घात लगा के। इसीलिए जिस दिन इंसानों की मेन फोर्स वहाँ पे आती है तो वो लोग पहले ही हमला करने के लिए रेडी थे। मेन फोर्स जैसे ही आती है तो वो लोग हमला करने के लिए लोगों को भेज देते हैं। ओगरो के लोग सबसे पहले उनके ऊपर पत्थरों से हमला करते हैं जिससे कई सारे लोग घायल हो जाते हैं। इसके बाद धामी अपनी एरो टीम लेके आती है और वो लोग उनके ऊपर एरो चला के और भी लोगों को मार देते हैं। साथ ही में उन लोगों ने गड्ढे भी खोद दिए थे जिससे कई सारे लोग वहीं पे गिर जाते हैं। लेकिन मेन फोर्स काफी ज्यादा चालाक और पूरी तरीके से रेडी होके आई थी, इसीलिए जितने भी पत्थर नीचे पड़े हुए थे वो लोग उनका इस्तेमाल करते हैं और अपने चारों तरफ एक शील्ड का घेरा बना लेते हैं। उनके घेरा बना लेने के बाद ओगरो के अटैक उनके ऊपर कोई भी असर नहीं दिखा रहे थे, इसीलिए ओगरो ओगरे किची और बाकी लोगों को हमला करने के लिए भेजता है जहाँ पे वो लोग एक के ऊपर 3 चढ़ के आसानी के साथ ह्यूमन सोल्जर्स को मार रहे थे। वहीं पे ओगरे किची का सामना उनके नाइट के साथ होता है जो कि ओगरे किची को काफी ज्यादा टक्कर दे रहा था, लेकिन आखिर में ओगरे किची उसे हरा ही देता है। ओगरो ने उसे ऑर्डर दिया था कि उसे इस ह्यूमन नाइट को मारना नहीं है, वो लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। इसी के बाद ओगरो ने दोबारा ह्यूमन फोर्स को पूरी तरीके से हरा दिया था। इसके बाद ओगरो को और भी कई सारे एबिलिटी मिलती हैं। तभी वहीं पे धामी आती है जो कि ओगरो से रिक्वेस्ट करती है कि लड़ाई लड़ते लड़ते वो काफी ज्यादा थक गई है, इसीलिए अब उसे एक बेबी चाहिए। ओगरो को भी ये रिक्वेस्ट काफी ज्यादा पसंद आती है और वो उसी के साथ डिस्कस करने लगता है कि वो लोग कैसा बेबी करेंगे। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि ओगरो ने जितने भी लोग बच गए थे उन्हें अपना बंदी बना लिया था और ये सभी लोग नोबल्स थे तो इन्हें काफी ज्यादा घिन आ रही थी कि इन्हें मारा नहीं गया और बंदी बना के रखा गया है। हालांकि वो नाइट उन लोगों से कहता है कि वो लोग फालतू में क्यों ही तड़प रहे हैं, कम से कम वो लोग जिंदा तो हैं। तो वो नोबल्स नाइट से कहते हैं कि हम तुम्हारी तरह कोई मामूली इंसान थोड़ी ना है, तुम्हें क्या पता होगा कि हम नोबल्स के साथ क्या होता है। खैर ओगरो जब उस नाइट के साथ बात करता है तो वो पूछता है कि वो लोग इल्स के ऊपर हमला क्यों कर रहे हैं। तो वो नाइट ओगरो को बताता है कि ह्यूमन किंगडम की जो प्रिंसेस है उसे एक ऐसी बीमारी है जो कि 99% ठीक नहीं की जा सकती है और क्योंकि प्रिंसेस की सगाई पहले ही किलिका एम्पायर में हो गई है और शादी को कुछ ही टाइम बाकी है, तो जो वहाँ की प्रिंस है वो लोग काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं ताकि क्योर को ढूंढा जा सके। बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद उन लोगों को ये पता चला कि इल्विस के पास कोई ऐसी मेडिसिन होती है जो कि सारी बीमारी को ठीक कर सकती है और ये मेडिसिन उन लोगों को डेमी गॉड ऑफ फॉरेस्ट की ब्लेसिंग से मिली है। खैर ओगरो को इंसानों के बारे में काफी अच्छे से पता था, इसीलिए ये सब जान के उसे ज्यादा हैरानी नहीं होती है। उसी टाइम पे हम लोग अर्थ को देखते हैं जो कि जब वो माइनिंग कर रही थी तब वो गलती से हॉट वाटर को ढूंढ निकालती है। ओगरो को जैसे ही ये वाली बात पता चलती है और क्योंकि ओगरो हमारा ओरिजिनल जापानीज है तो वो तुरंत एक हॉट बाथरूम बनवा देता है जिसके अंदर वो लोग बहुत ज्यादा रिलैक्स कर सकते थे। फिर वो सभी लोग बारी बारी से हॉट स्प्रिंग के मजे लेते हैं और उन्हें काफी ज्यादा रिलैक्सेशन फील होता है। खैर ओगरो कुछ ज्यादा ही सोच रहा था कि उसे इंसानों के साथ क्या करना चाहिए, तो फिर वो एक नई तरकीब निकालता है कि दोनों के बीच में लड़ाई करवा देते हैं और क्योंकि काफी सारे लोगों की जान जा सकती थी इसीलिए वो यहाँ पे एक लोकल लड़ाई लड़वाता है जो कि नॉर्मल लकड़ी वाले डंडों
से की जा रही थी और जो लोग इसमें हार जाते हैं उन्हें बाहर निकाल दिया जाएगा। वहीं पे वो सभी इंसान ये देख के हैरान हो गए थे कि ये हरामखोर गॉब्लिन्स यहाँ पे मिलिट्री टैक्टिक्स को प्रैक्टिस कर रहे हैं और उन्हें समझ में नहीं आता है कि पता नहीं ये इन सभी चीजों को सीख के क्या करेंगे। वहीं पे हम लोग उसी नाइट को देखते हैं जो कि ओगोरो के 100 सोल्जर्स को मार मार के ऊब गया था। इसीलिए वो ओगोरो को डायरेक्ट जाके चैलेंज करता है क्योंकि वो उसके साथ फाइट करना चाहता था। ओगोरो उसके चैलेंज को एक्सेप्ट करता है लेकिन फाइट करने से पहले वो उसके ऊपर एक सील लगा देता है क्योंकि ओगोरो का एक ही पंच और उसके सारे चीथड़े हवा में गायब हो जाएंगे। जिसके बाद ओगोरो लड़ने के लिए रेडी हो जाता है और वो काफी इजीली उस नाइट को हरा देता है बस एक ही 2 पंच के अंदर। उसी टाइम पे वहाँ पे ओगरे किची आता है जो कि ओगोरो से कहता है कि वो भी इसके साथ फाइट करना चाहता है। इसके लिए वो दोनों मान जाते हैं। जिसके बाद नाइट और ओगरे किची फाइट करते हैं जहाँ पे वो दोनों एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे थे। लंच के टाइम में वो नाइट ओगोरो को बताता है कि वो जिस इलाके से आता है वहाँ पे कई सारे डेमी ह्यूमंस रहते हैं यानी कि आधे इंसान और आधे जानवर। इसीलिए उसे ओगोरो और बाकी सभी लोगों के साथ बातों करने में कोई भी ज्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन नोबल्स का नहीं पता है कि उनके अलग ही एजेंडा है। वो नाइट इस जगह को देख के काफी ज्यादा हैरान हुआ था क्योंकि यहाँ पे कई सारे स्पीसीज एक साथ रह रही थी। इसीलिए वो ओगोरो से काफी ज्यादा इम्प्रेस होके उसे कहता है कि वो उसके लिए काम करना चाहता है क्योंकि वैसे भी वो ह्यूमन किंगडम के लिए अब किसी काम का नहीं रहा है और शायद ये गॉड की इच्छा हो सकती है कि वो यहाँ पे आ रुका है। ओगोरो उसकी रिक्वेस्ट को तुरंत एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि ओगोरो को भी ऐसे ही लोग चाहिए जो कि हालातों को तुरंत भाप लेते हैं और उनके अंदर ढल जाते हैं। इसके बाद ओगोरो उस नाइट को लाल बालों वाली लड़की का मास्टर बना देता है और अब से ये लड़की इसी नाइट के साथ ट्रेनिंग करेगी। इसके बाद ओगोरो कुछ इंसानों को लेके इल्फ विलेज के अंदर जाता है और डैडी इल्फ से मिलता है क्योंकि ओगोरो के पास कमरे पड़ गए थे इसीलिए वो इनको यहाँ पे छोड़ने के लिए आया था। जिसके बाद ओगोरो डैडी इल्फ से उस मेडिसिन के बारे में पूछता है जिसके पीछे इंसान पड़े हुए हैं। डैडी इल्फ ओगोरो को बताते हैं कि वो मेडिसिन उन्होंने पहले ही ओगोरो को दे दी है। ओगोरो इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है तो डैडी इल्फ उसे बताते हैं कि ये उनके लिए मना किया गया था कि वो लोग अपनी प्रीसियस मेडिसिन को किसी को भी नहीं दे सकते हैं। लेकिन ओगोरो ने उनकी काफी ज्यादा मदद की है और साथ ही में ओगोरो ने एक बार उनकी डॉटर की भी जान बचाई है। इसीलिए डैडी इल्फ ने ओगोरो को वो मेडिसिन दे दी। ओगोरो उस मेडिसिन को बाहर निकालता है और बिना कुछ सोचे समझे उसे पी जाता है। ओगोरो जैसे ही उस मेडिसिन को पीता है तो फिर उसे एक नई एबिलिटी मिलती है, ब्लड ऑफ पेनेसिया। ओगोरो को ये एबिलिटी समझ में नहीं आता है तो वो जल्दी से अपनी उंगली काटता है और अपनी एक खून की बूंद एक इंसान के मुंह के अंदर डाल देता है। वो इंसान जैसे ही ओगोरो की बूंद को हल्का सा चखता है तो उसकी बॉडी के ऊपर जितनी भी चोटें थे वो पूरी तरीके से ठीक हो जाती हैं और साथ ही में उस सोल्जर को बैक में जो पेन हो रहा था जो काफी टाइम से उसे हो रहा था वो भी पूरी तरीके से चला जाता है। इसके बाद वो लोग उन इंसानों को अपने साथ लेके चले जाते हैं और वहीं पे ओगोरो अपने मन के अंदर सोचता है कि उसे ये किस तरह की खतरनाक टेक्निक मिल गई है जो कि इतनी ज्यादा कमाल की है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद इंसानी सोल्जर फिर से वहाँ पे आ चुके थे हमला करने के लिए। लेकिन ओगोरो और उसके लोग दोबारा उनके ऊपर हमला करते हैं और सभी लोगों को मार देते हैं। फिर ओगोरो लाल बालों वाली लड़की और नाइट गर्ल को अपने साथ इल्फ विलेज लेके जाता है जहाँ पे डैडी इल्फ उन्हें काफी अच्छे से वेलकम करते हैं और उनका ध्यान रखते हैं। जब वो लोग विलेज से वापस आ रहे थे तब नाइट गर्ल ओगोरो से कहती है कि वो अपनी पूरी लॉयल्टी ओगोरो को देती है लेकिन इसके बदले में वो चाहती है कि ओगोरो एक बार कम से कम ह्यूमन विलेज से बात करे क्योंकि वो अपने लोगों को धोखा नहीं दे सकती है। ओगोरो भी इंसानी किंगडम के साथ बात करना चाहता है ताकि उसे फायदा हो सके। लेकिन यहाँ पे बात धर्म की आ जाती है। जो इंसानी सोल्जर होते हैं उन्हें भी गॉड की तरफ से ब्लेसिंग मिलती है लेकिन उनकी ब्लेसिंग थोड़ी सी हाई होती है। वहीं पे जो मॉन्स्टर्स को ब्लेसिंग मिलती है उसकी क्वालिटी थोड़ी सी लो होती है। लेकिन गोब्रो इसके बावजूद उससे कहता है कि वो इसके बारे में सोच के उसे बताएगा। 1-2 महीनों के बाद ही इंसानी सोल्जर दोबारा इल्फ विलेज के ऊपर हमला करने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। लेकिन ओगोरो को उसके सूत्रों से पता चला था कि वो लोग इस बार ब्रेव्स को लेके आने वाले हैं। ओगोरो जब अपने लोगों से ब्रेव्स के बारे में पूछता है तो वो लोग उसे बताते हैं कि ब्रेव्स इंसानी किंगडम के हीरोइक वॉरियर्स होते हैं जिनके पास गॉड की कमाल की ब्लेसिंग होती है और वो एक तरह से चलते फिरते 1 मैन आर्मी होते हैं। लेकिन ओगोरो को इससे एक्साइटमेंट होने लगती है और वो उनसे लड़ने के लिए काफी ज्यादा खुश होता है। जिसके बाद ओगोरो अपनी डेड आर्मी का इस्तेमाल करता है और उनके साथ ह्यूमन सोल्जर्स के ऊपर हमला कर देता है। डेड आर्मी उनके ऊपर हमला करती है लेकिन साइड से वो लोग प्यूरिफिकेशन मैजिक का इस्तेमाल करते हैं तो अनडेड सोल्जर वहीं पे खत्म होने लगते हैं। लेकिन उसी टाइम पे ओगोरो अपने स्लाइम का इस्तेमाल करता है जो उनकी बॉडी के ऊपर कवर कर लेता है तो उनके ऊपर प्यूरिफिकेशन मैजिक का कोई भी असर नहीं होता है। तो फिर ओगोरो भी अपना वेपन लेके फाइट के अंदर उतर जाता है। जिसके बाद ओगोरो अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे एक पावरफुल अटैक करता है और सभी सोल्जर्स को मार गिराता है। ओगोरो जैसे ही उन्हें खत्म करता है तो फिर वहाँ पे बग
ब्रेव वॉरियर आता है जिसका नाम रोगल्ड था। रोगल्ड सबसे पहले ओगरो के साथ बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जब ओगरो उसे कोई भी भाव नहीं देता है तो फिर रोगल्ड अपने पास से कुछ पैरासिटिक सेंटीपीड मॉन्स्टर्स को बाहर निकालता है, जिनको वो डेड बॉडीज के ऊपर छिड़क देता है तो वो डेड बॉडीज खड़ी होकर चलने लगती हैं। इसके बाद रोगल्ड अपने मैजिक का यूज करता है तो जो डेड बॉडीज अभी खड़ी हो गई थी वो सारी डेड बॉडीज बीच से फट जाती हैं और उनके अंदर से कीड़े बाहर निकलते हैं जो एक साथ ओगरो के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन ओगरो के ऊपर इसका कोई असर नहीं होता है और वो एक एक करके सभी कीड़ों को मार गिराता है। रोगल्ड ओगरो से इम्प्रेस हो जाता है और वो उसे कहता है कि वो खेल को थोड़ा सा और मजेदार बनाने वाला है। इसके बाद रोगल्ड अपनी झड़ी का इस्तेमाल करते हुए उन कीड़ों को कंट्रोल करने लगता है और ओगरो के ऊपर हमला करने लगता है, लेकिन इसका भी असर ओगरो के ऊपर कुछ भी नहीं होता है। तो रोगल्ड वहाँ पे अपने बिग कार्ड को बाहर निकालता है। इसके बाद वहाँ पे एक बहुत बड़ा सेंटीपीड मॉन्स्टर आ जाता है जो ओगरो के ऊपर एक ही हमला करता है और उसे कस के पकड़ लेता है, जिसके बाद अपने दांतों का इस्तेमाल करते हुए वो ओगरो की बॉडी के अंदर अपने जहर को भी डाल देता है। रोगल्ड को जब लगता है कि ओगरो मारा जा चुका है तो वो अपनी सेंटीपीड मॉन्स्टर को अगले मिशन पे भेज देता है। उसी टाइम पे ओगरो दोबारा खड़ा होता है और रोगल्ड के ऊपर जोरदार हमले करने लगता है, जिनको रोगल्ड डॉज नहीं कर पा रहा था। रोगल्ड को समझ में आ जाता है कि वो छोटे मोटे हमलों से ओगरो को हरा नहीं पाएगा और वो अपने सेंटीपीड मॉन्स्टर को भी नहीं बुला सकता है क्योंकि वो इस एरिया से काफी दूर जा चुका है। इसीलिए रोगल्ड अपनी फॉर्म को चेंज करता है और खुद को एक कीड़े में बदल लेता है, जिसके बाद वो ओगरो के साथ फाइट करने लगता है, लेकिन इसके बावजूद उसे ओगरो से फाइट करने में काफी ज्यादा दिक्कत आ रही थी और इतना काफी नहीं था तो ओगरो अपनी आर्मर को भी एक्टिवेट कर लेता है। इसके बाद वो दोबारा रोगल्ड के ऊपर हमला करता है, जहाँ पे रोगल्ड अपने टेंटिकल का इस्तेमाल करते हुए ओगरो को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसका असर ओगरो के ऊपर नहीं होता है। इसके बाद वो रोगल्ड की पीठ के ऊपर एक जोरदार घूंसा मारता है तो रोगल्ड जंगलों में जा गिरता है। दूसरी तरफ ओगरो के साथियों ने अपना काम खत्म कर लिया था, लेकिन धामी को महसूस हो जाता है कि ओगरो के साथ कुछ तो बुरा होने वाला है, इसीलिए वो ओगरो के पास जाने लगती है। उसी टाइम पे जब ओगरो दोबारा रोगल्ड के ऊपर हमला करने वाला था तो रोगल्ड अपनी बॉडी को अलग कर लेता है और अपनी असली फॉर्म में आने के बाद वहाँ से तुरंत भाग जाता है और ओगरो के पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी कि वो उसका पीछा करे, इसीलिए वो रोगल्ड को भागने देता है। उसी टाइम पे धामी भी ओगरो के पास आ जाती है तो ओगरो उससे कहता है कि वो ठीक है, उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हम लोग लाल बालों वाले वॉरियर को देखते हैं जो ह्यूमन सोल्जर के जनरल के पास जाता है और उन्हें साफ कहता है कि वो लोग लड़ाई नहीं करना चाहते हैं, जिसके बाद वो उसे वो मेडिसिन दे देता है जिसकी खातिर वो लोग अभी तक लड़ाई लड़ रहे थे और इस मेडिसिन की वजह से अब ये लोग अपनी प्रिंसेस को बचा सकते थे। इतना सब कहने के बाद लाल बालों वाला वॉरियर वहाँ से चला जाता है, लेकिन वो जाते हुए जनरल को धमका के जाता है कि अगर वो लोग इसके बावजूद नहीं रुकते हैं तो फिर उन लोगों को लाशें बिछाने में कोई भी दिक्कत नहीं है और वो लोग ऐसे ही खून की नदियां बहाते रहेंगे, जिससे जनरल काफी ज्यादा घबरा जाता है और अपने लोगों को ऑर्डर देता है कि वो लोग अब यहाँ से जा रहे हैं, उन्हें लड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि उन्हें जो चाहिए था वो उनको मिल चुका है। इधर हम लोग देखते हैं तो ओगरो की साइड पे भी काफी सारे लोग मारे गए थे और वो लोग उनकी बॉडीज को इकट्ठा करने के बाद उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं और उन्हें आग लगा देते हैं। सभी लोग अपने अपने तरीके से उनके लिए शोक मनाते हैं, लेकिन ओगरो को कोई भी दुख नहीं था क्योंकि ओगरो को काफी अच्छे से पता था कि अगर इन लोगों ने अपना बलिदान दिया है तो फिर उन लोगों को उनकी खातिर जिन्होंने अपना बलिदान दिया है खुशी खुशी अपनी जिंदगी को बिताना पड़ेगा, तभी वो लोग उनके बलिदान को सही साबित कर पाएंगे। अगली सुबह जब ओगरो को नींद खुलती है तब उसके बगल में एक लड़की खड़ी हुई थी जो होबोफू थी और वो ओगरो को देखते हुए अपनी लार टपका रही थी। ओगरो में बताता है कि ये शुरुआत से ही ज़ॉम्बीज़ को खाया करती थी, यानी डेड बॉडी को, जिसके बाद ये घोल में बदल गई है और होबोफू का कोई पक्का नहीं था, इसको जो मिल रहा था ये उस पे लाइन मार रही थी, फिर वो चाहे ओगरो हो, होबोजी हो या फिर ओगरे किची हो। जब ओगरो आगे जाता है तब उसकी मुलाकात होबमे से हो जाती है, जिसको ऐसे गॉड से ब्लेसिंग मिली थी जो आँखियों से गोली मारे होती है, यानी कि होबमे की पूरी बॉडी के ऊपर आँखियां ही उगी हुई हैं, फिर वो चाहे हाथ हो, पैर हो या फिर गर्दन हो। होबमे की एबिलिटी ये थी कि ये अपनी आंखों से काफी दूर का देख सकती है और इसकी नजरें काफी तेज थीं, इसलिए ये वॉर के दौरान इंस्पेक्टर की तरह काम करती है। ओगरो जब आगे जाता है तब उसे ये भी पता चलता है कि बाकी जितने लोग हैं उनमें से कई लोग इवॉल्व होके ऑर्क में बदल गए हैं और जब ओगरो और भी ज्यादा आगे जाता है तब उसे ये पता चलता है कि कोबाल्ट का जो लीडर है वो भी इवॉल्व हो गया है, जो अब दिखने में किसी डेमी ह्यूमन की तरह लग रहा था और कोबाल्ट का लीडर ओगरो को अपना ट्रू नेम भी बता देता है। ओगरो को बूढ़े गॉब्लिन ने बताया था कि अगर कोई बंदा अपना ट्रू नेम जो कि उन्हें गॉड से मिलता है वो किसी को बता देता है तो ये सुसाइड की तरह हो जाता है, क्योंकि ट्रू नेम जानने के बाद कोई भी उनके ऊपर स्पेल कास्ट कर सकता है, इसीलिए अपना ट्रू नेम बताना सुसाइड करने के बराबर है। वहीं पे कोबाल्ट के लीडर ने ओगरो को अपना असली नाम वफादारी के तौर पे बताया था कि वो ओगरो के लिए बहुत ज्यादा वफादार है। फिर जब ओगरो बाहर जाता है तब उसे पता चलता है कि जिन लोगों को उन्होंने इंसानों की कैद से आजाद
साथ किया था वो ओगोरो की कंपनी के अंदर नीचे दर्जे पे काम नहीं करना चाहते थे। दरअसल ओगोरो को इन लोगों के ऊपर अभी भरोसा नहीं था, इसीलिए इनको जो पोस्ट दी गई थी वो ओगोरो के साथियों से बहुत ज्यादा नीचे थी, जबकि ये लोग ओगोरो के साथियों से ज्यादा शक्तिशाली थे। तो फिर वो लोग वहाँ पे गद्दारी पे उतर आते हैं और ओगोरो को डुएल के लिए चैलेंज करने लगते हैं। अगर वो लोग जीत जाते हैं तो फिर ओगोरो को अपनी कंपनी के ऊपर गिव अप करना पड़ेगा और वो लोग कंपनी लीडर बन जाएंगे। ओगोरो इस डुएल के लिए मान जाता है, जिसके बाद वो लोग अपने पास से अपने स्पेशल वेपन्स को बाहर निकालते हैं जिनका नाम ओर्ब था। और ये वेपन कुछ ज्यादा ही खास होते हैं और इनकी पावर ये थी कि ये अपने यूजर को बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ देते हैं और अगर ये टूट जाए तो खुद ब खुद हील भी हो जाते हैं। वो दोनों ही अपने अपने वेपन का इस्तेमाल करते हुए ओगोरो के ऊपर हमला करते हैं, लेकिन ओगोरो उन्हें एक झटके में ही हरा देता है। और जब वो अपने लोगों से बात कर रहा था तो फिर तीसरा बंदा ओगोरो के ऊपर सरप्राइज अटैक करता है, जिससे ओगोरो दूर जाके गिरता है और उसे ऐसा लग रहा था कि उसने ओगोरो को हरा दिया है। उसी टाइम पे ओगोरो उसके ऊपर भी सरप्राइज अटैक करता है और एक ही बार में उसे हरा देता है। आखिरी बचा हुआ बंदा, उसे भाई कंपनी से कोई लेना देना नहीं था, उसे बस धामी चाहिए थी। तो फिर ओगोरो उसे स्पेशल ट्रीटमेंट देता है और उसके ऊपर मुक्कों की बरसात कर देता है और बुरी तरीके से पीटने के बाद जब वो अधमरी हालत में हो जाता है तो ओगोरो अपने ब्लड का इस्तेमाल करते हुए उसे दोबारा पूरी तरीके से हील कर देता है। इसके बाद 3 लोग और बचे हुए थे और वो काफी ज्यादा शक्तिशाली थे, लेकिन वो तीनों ही काफी ज्यादा समझदार थे, इसीलिए उन्हें ओगोरो को फॉलो करने में कोई भी दिक्कत नहीं थी और ओगोरो उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट देता है स्पेशल पोस्ट देके। लेकिन उसी टाइम पे जो बंदा थोड़ी देर पहले धामे के ऊपर लाइन मार रहा था वो ओगोरो का ब्लड चखने के बाद ओगोरो के पीछे पड़ जाता है। तो फिर ओगोरो उसे दोबारा पीटता है और वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद ओगोरो कंपनी के अंदर अपने बाकी सारे काम करता है, जैसे कि ब्लैक स्मिथ लड़की को ड्रॉप से मिलवाना, जो कि ब्लैक स्मिथ के काम के लिए परफेक्ट होते हैं और वो मिथ्रिड लेवल तक के वेपन्स को आसानी के साथ क्राफ्ट कर सकते हैं। और सारा दिन काम करने के बाद वो रात में लड़कियों के पास भी जाता है एज अ पार्टनर अपना फर्ज अदा करने के लिए, जिसके कुछ दिनों बाद ओगोरो वहाँ पे एक बाथ हाउस को भी ओपन करता है खासकर इल्फ के लिए। फिर कुछ दिनों बाद ओगोरो ड्रायड्स उर्फ अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पे ड्रायड्स पूरी तरीके से ओगोरो के साथ एंजॉय करती है। लेकिन जब ओगोरो वापस आता है तब धामी और बाकी सभी लड़कियाँ उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा करती हैं, क्योंकि ओगोरो के पूरे चेहरे के ऊपर लिपस्टिक और किस के निशान बने हुए थे। अगले दिन ओगोरो वहाँ पे खेती करना शुरू कर देता है। ओगोरो बताता है कि वो दूर की गर्लफ्रेंड के पास खास तरह के बीज लेने के लिए गया था और उनके पेड़ों से खास तरह के फल निकलेंगे। कुछ दिनों बाद ओगोरो की कंपनी के अंदर जो लोग जाना चाहते थे वो लोग चले जाते हैं अपनी फैमिली से मिलने के लिए और वहीं पे वॉर खत्म हो चुकी थी और इंसानी सोल्जर्स वहाँ से लौट चुके थे और ओगोरो ने जितने भी इंसानी कैदियों को पकड़ के रखा था वो उनको भी छोड़ देता है। लेकिन छोड़ने से पहले धामी अपनी इवल आइज का इस्तेमाल करते हुए उनका ब्रेन वॉश कर देती है और अब से वो लोग ह्यूमन किंगडम के अंदर उनके स्पाइस की तरह काम करेंगे। इसीलिए डैडी इल्फ ओगोरो को वहाँ पे एक अच्छे दोस्त के नाते दावत के लिए बुलाते हैं, जहाँ पे इल्फ प्रिंसेस एक डांस परफॉर्म कर रही थी। जितने भी इल्फ और लोग मारे गए हैं उनकी खातिर, और वो सभी लोग युद्ध रुक जाने की वजह से काफी ज्यादा खुश थे। जिसके बाद ओगोरो वहाँ पे एक गाड़ी का इंतजाम करता है अपने मरे हुए अनडेड सोल्जर्स की हड्डियों और स्लाइम का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे स्केलेटन सेंटीपीड की एक नाम की गाड़ी बना देता है। हालांकि लड़कियों को वो गाड़ी काफी ज्यादा घिनौनी लगती है और ओगोरो उनसे कहता है कि वो उन्हें ह्यूमन किंगडम छोड़ने वाला है। दरअसल ओगोरो अपना वादा पूरा करने वाला था, जो शुरुआत में ओगोरो ने इन 5 लड़कियों से किया था कि वो उनको सही सलामत घर वापस भेज देगा। ओगोरो ये डिसीजन इन लोगों के ऊपर छोड़ देता है कि इन्हें वापस जाना है कि ओगोरो के साथ रहना है। ये डिसीजन लेना काफी ज्यादा टफ था, इसीलिए लड़कियां काफी ज्यादा परेशान होती हैं और यहाँ तक कि लाल बालों वाली लड़की ट्रेनिंग के ऊपर भी फोकस नहीं कर पाती है, जिसपे ट्रेनर उसे कहता है कि उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता है और जहाँ तक वो ओगोरो के बारे में जानता है वो उन 5 को आसानी के साथ जाने नहीं देगा। इसके बाद ओगोरो सभी चीजों को पूरी तरीके से सेलिब्रेट करने के लिए वहाँ पे एक दावत रखता है और सभी लोग पार्टी को काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं और सभी लोगों को पता चल गया था कि ओगोरो किंगडम जाने वाला है। इसीलिए वो लोग जो कि ओगोरो के साथ फाइट कर रहे थे वो ओगोरो से कहते हैं कि अगर वो किंगडम चला जाएगा तो वो लोग यहाँ पे उसकी कंपनी के ऊपर कब्जा कर लेंगे। अगले दिन ओगोरो किंगडम जाने के लिए अलग अलग टीम्स को बनाता है जो अलग अलग पर्पज से जा रही होंगी। साथ ही में ओगोरो उन लोगों को अपने साथ लेके जाता है जो लोग उसे कह रहे थे कि उसके जाने के बाद वो लोग कंपनी के ऊपर कब्जा कर लेंगे। ओगोरो उन लोगों को 2 नियम के बारे में बताता है कि वो लोग जिस मकसद से जा रहे हैं उसे पूरा करना है और दूसरा नियम ये था कि उन्हें जिंदा वापस आना है, कोई भी मारा नहीं जाना चाहिए। इसके बाद सारी टीम अपने अपने पर्पस के लिए बढ़ जाती है। वहीं पे ओगोरो किंगडम ऑफ टेरन की तरफ जाता है जहाँ पे मॉन्स्टर को भी जाने की परमिशन थी।
ओगरो जब किंगडम के अंदर जाने की कोशिश करता है तो गार्ड्स उसे बाहर ही रोक लेते हैं। दरअसल ओगरो काफी ज्यादा डरावना और ताकतवर मॉन्स्टर था, इसीलिए गार्ड्स उसे अंदर जाने नहीं दे रहे थे। लेकिन ओगरो किसी तरीके से अंदर आ ही जाता है, जिसके बाद ओगरो लड़कियों के साथ शहर और मार्केट को एंजॉय करता है और गिल्ड के अंदर एक एडवेंचरर के तौर पे खुद को रजिस्टर भी करवा लेता है। जिसके बाद ओगरो अपनी फॉर्म को चेंज करता है और वो अपनी फॉर्म को उसी तरीके से चेंज करता है जैसे वो अपने वर्ल्ड के अंदर दिखा करता था। जिससे लड़कियां और धामी काफी ज्यादा हैरान होती हैं, लेकिन ओगरो उनसे कहता है कि वो घूमने के लिए जा रहा है। इसके बाद ओगरो जब शहर में इधर उधर घूम रहा था तब उसे पता चलता है कि उसकी रेपुटेशन काफी ज्यादा खराब हो गई है। लेकिन इसी बीच उसे पता चलता है कि कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं उसे लूटने के लिए। लेकिन ओगरो उल्टा उन्हें ही लूट लेता है और खाता अलग से है ताकि उसे स्किल मिल सके। इसी बीच ओगरो को दिखाई देता है कि कुछ लोग एक बंदे से पैसे मांग रहे थे क्योंकि उन लोगों ने एक प्रिंसेस को किडनैप कर लिया था और ये लड़का उस प्रिंसेस का नाइट था। ये लड़का जब उन्हें पैसे देने की कोशिश करता है तो वो लोग अपना दाम बढ़ा देते हैं और जब वो लड़का उनसे लड़ने की कोशिश करता है तो वो लोग उल्टा उसे ही हॉल देते हैं और उसे मारने ही वाले थे कि उसी टाइम पे ओगरो आगे बढ़ के उसकी जान बचा लेता है। लेकिन ओगरो इन किडनैपर्स को मारता नहीं है ताकि ओगरो को इनके हाइडआउट के बारे में पता चल सके। और जब वो लड़का ओगरो के ऊपर चिल्लाने लगता है कि उसने उन्हें क्यों नहीं मारा तो ओगरो उसे अपना कार्ड देता है और कहता है कि शाम को आके मुझसे मिलना। इसके बाद ओगरो उस लड़की को अपनी असली फॉर्म दिखाता है और वहाँ से निकल जाता है। रात के टाइम पे वो बंदा ओगरो के पास पहुँचता है और उसे प्रिंसेस के बारे में सब कुछ बता देता है। इसके बाद वो दोनों उन लोगों के हाइडआउट पे जाते हैं जो कि शहर के पास ही में था और ओगरो बड़ी आसानी के साथ ही उन सभी किडनैपर्स को मार गिराता है और प्रिंसेस को बचा लेता है। लेकिन ओगरो इस काम का क्रेडिट नहीं लेना चाहता था, इसीलिए ओगरो गेनकी की मदद से उस नाइट की मेमोरी को मिटा देता है और उसे ये पढ़ा देता है कि उसी ने प्रिंसेस को बचाया है किडनैपर्स के हाथों से। रात के टाइम पे ओगरो सो नहीं पाता है क्योंकि उसे चिंता हो रही थी कि लड़कियां क्या जवाब देंगी, क्या वो घर वापस जाना चाहती हैं या फिर ओगरो के साथ रहना चाहती हैं। अगली सुबह वो सभी लड़कियां ओगरो को अपना जवाब देती हैं और वो पांचों ही ओगरो के साथ रहना चाहती थी। उन सभी की अपनी अपनी वजह थी। बावर्ची बहनें नई नई डिशेस को ट्राई करना चाहती थी। एल्केमिस्ट लड़की नए नए फॉर्मूलास को ट्राई करना चाहती थी। ब्लैक स्मिथ गर्ल नए नए वेपन्स को नए नए मटेरियल्स के साथ क्राफ्ट करना चाहती थी। वहीं पे लाल बालों वाली लड़की ओगरो के साथ मिलकर नए नए शिकार करना चाहती थी। ओगरो इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उन पांचों को ही शुक्रिया कहता है ओगरो के साथ रहने के लिए। लेकिन उसी टाइम पे वहाँ पे प्रिंसेस आती है और उसे सब कुछ पता था कि कल रात क्या हुआ था और ओगरो ने कैसे उसकी मदद की थी। जिसके बाद प्रिंसेस अपना इंट्रोडक्शन देती है कि वो स्टनबर्ड किंगडम की प्रिंसेस है और उसका नाम रुबेलिया है और वो ओगरो को यहाँ पे जॉब देने के लिए आई थी कि ओगरो को उसके सफर तक उसकी रखवाली करनी पड़ेगी। साथ ही में ओगरो को महसूस हो रहा था कि इस लड़की के अंदर कुछ तो बात है क्योंकि वो ओगरो से बात करते हुए एक पल तक नहीं डर रही थी और साथ ही में उसके अंदर से निकलता हुआ ऑरा ओगरो को काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा था। लेकिन इसके बावजूद ओगरो इस जॉब के लिए मना कर देता है। लेकिन रुबेलिया जिद पे अड़ चुकी थी तो फिर ओगरो उसे 2-3 घंटों तक लेक्चर देता है, लेकिन उस लेक्चर का असर रुबेलिया के ऊपर बिल्कुल भी नहीं पड़ता है। और जैसे ही ओगरो और लड़कियों को पता चलता है कि इस जॉब के लिए उन्हें गोल्ड प्लेट दी जाएगी तो वो लड़कियां ओगरो के ऊपर हावी हो जाती हैं और कहती हैं कि इस जॉब को ले लो क्योंकि उस गोल्ड प्लेट की कीमत 1 मिलियन गोल्ड कॉइन के बराबर होगी। जिससे ओगरो को समझ में आ जाता है कि बाप बड़ा न भैया सबसे बड़ा रुपया और वह इस जॉब के लिए मान जाता है। जिसके बाद ओगरो रुबेलिया को गेट के ऊपर पिकअप करता है। इसके बाद वो लोग अपने सफर को एंजॉय करना शुरू करते हैं और रास्ते के बीच में जितने भी मॉन्स्टर ओगरो को दिखाई देते हैं वो उनका शिकार करता है और उन्हें खा लेता है। हालांकि रुबेलिया काफी ज्यादा बचकानी थी और वो काफी सारी शैतानियां भी कर रही थी, जैसे कि बावर्ची बहनों को परेशान कर देना जब वो खाना बना रही हो। तो फिर ओगरो अपने तरीके से रुबेलिया को सिखाता है कि कैसे बिहेव किया जाता है। आगे जाने पे ओगरो को टर्टल स्नेक नाम के मॉन्स्टर का घोंसला दिखाई देता है जहाँ पे कई सारे टर्टल स्नेक थे। इसीलिए ओगरो उन तीनों को भी बुलाता है काम करवाने के लिए और इन तीनों के नाम नेक्की, फुक्की और गेनकी थे। ओगरो उन तीनों की मदद से काफी आसानी से उन सभी मॉन्स्टर का शिकार कर लेता है। इसके बाद वो लोग उन्हें भाई चिकन की तरह पका के खा जाते हैं। ओगरो हमें रुबेलिया के बारे में बताता है कि वो काफी ज्यादा बचकानी है और वो सफर के दौरान हर किसी चीज को एंजॉय कर रही है और अक्सर वो उसके कंधे के ऊपर बैठती है जैसे कि वो उसका थ्रोन हो। जिसके बाद ओगरो रुबेलिया और उसके नाइट को ट्रेनिंग भी देता है ताकि वो दोनों ताकतवर हो सके। रात के टाइम पे वो सभी लोग अपने रास्ते को डिस्कस कर रहे थे जहाँ पे वो नाइट उन लोगों से कहता है कि उन्हें लंबा रास्ता चूज करना चाहिए। अगर वो लोग छोटे रास्ते से जाते हैं तो फिर उन्हें फ्लेजर ईगल का सामना करना पड़ेगा और वो झुंड के अंदर काफी ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। लेकिन इतना ही नहीं, वहाँ पे उन लोगों का लीडर है वो काफी ज्यादा शक्तिशाली है और ऊपर से उसके पास गॉड की ब्लेसिंग है, इसीलिए वो लोग उस जेड ईगल से पंगा नहीं ले सकते हैं। लेकिन ओगरो को उसका शिकार करना था और इसी
इसीलिए वो उन लोगों से कहता है कि वो लोग उसी रास्ते से जाएंगे जहाँ पे उन्हें जेड ईगल मिलेगा। हालांकि नेकी, फुकी और गेंकी काफी ज्यादा डरे हुए थे और वो उस रास्ते से बिल्कुल भी नहीं जाना चाहते थे, लेकिन वो लोग उस रास्ते पे पहले ही चल रहे थे। और जब फैजल ईगल ओगोरो के ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं तब ओगोरो ने जिंदा पकड़ लेता है, जिसके बाद होना क्या था, वो लोग उन्हें भी पका के खा जाते हैं। लाल बालों वाली लड़की उन लोगों से कहती है कि उन्हें सच में जेड ईगल का सामना करने की जरूरत है, लेकिन ओगोरो उसे बताता है कि वो लोग पहले ही सामना कर चुके हैं। जिसके बाद अगला सीन 1 घंटे के बाद का होता है और ओगोरो अब तक जेड ईगल के साथ फाइट कर रहा था। इसलिए नेकी उन लोगों से कहता है कि उन्हें यहाँ से निकलना चाहिए। इस बात की कोई भी गारंटी नहीं है कि ओगोरो जिंदा वापस आएगा, लेकिन धामी को ओगोरो के ऊपर पूरा विश्वास था, क्योंकि जब ओगोरो ने रेड बियर के साथ फाइट की थी तब वो पूरी रात उसे लड़ता रहा था। इसलिए वो उन लोगों से कहती है कि वो यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाएगी और अगर ओगोरो मारा जाता है तो फिर वो जेड ईगल से फाइट करेगी, भले ही चाहे लड़ते लड़ते उसकी भी जान क्यों ना चली जाए। लेकिन उसी पल वहाँ से बाहर से आवाजें आना बंद हो जाती हैं और जब वो लोग बाहर झांक के देखते हैं तब उन्हें पता चलता है कि ओगोरो ने एक हाथ और एक पैर गवा दिया है। इसीलिए नेकी उन लोगों से कहता है कि हमें यहाँ से भागना चाहिए, लेकिन धामी अपनी शॉट को आगे कर देती है, जो कि बिल्कुल साफ इशारा था कि जाना नहीं तो जान गवा दोगे। जिसके बाद जेड ईगल ओगोरो के चारों तरफ घूमने लगता है, यानी कि वो आखिरी हमला करने वाला था। वहीं भी ओगोरो अपने मन के अंदर सोचता है कि उसे जेड ईगल के बारे में सब कुछ पता चल चुका है कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है और अब उसकी ट्रेनिंग यहाँ से खत्म होती है और सीरियस होने का टाइम आ गया। इसके बाद ओगोरो जाले का इस्तेमाल करते हुए अपने हाथ को अपने पास लाता है और अपने ही हाथ को खा जाता है। जिसके बाद ओगोरो का हाथ और पैर दोबारा रीजनरेट हो जाता है और ओगोरो अपने धागे का इस्तेमाल करते हुए जेड ईगल को भी पकड़ लेता है, जिससे अब वो अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकती थी और न ही भाग सकती थी। फिर ओगोरो अपने आर्मर को पहनता है और डायरेक्ट जेड ईगल के ऊपर दोनों हाथों से हमला करता है। जेड ईगल वो हमला खाने के बाद सीधा जाके धड़ाम से जमीन के ऊपर गिरती है और वहीं पे नॉकआउट हो जाती है। ओगोरो जब नीचे आता है तो वो तीनों ओगोरो से काफी ज्यादा घबराए हुए थे, क्योंकि वो तीनों अभी तक ओगोरो को छोड़ के जाने की बात कर रहे थे। जिसके बाद ओगोरो आगे बढ़ता है और जेड ईगल के दिल को जब चेक करता है तब उसे पता चलता है कि दिल की जगह पे वहाँ पे एक सोल स्टोन है। वो लड़कियां ओगोरो को बताती हैं कि उन्होंने कभी भी सोल स्टोन को नहीं देखा है, लेकिन ओगोरो इसे खा नहीं सकता है, उसे इसका इस्तेमाल अच्छे से करना चाहिए और बेच देना चाहिए। इसकी मदद से वो एक छोटी कंट्री तक खरीद सकता है। जिसके बाद ओगोरो जेड ईगल के मीट को भी खाता है तो फिर उसे नई नई एबिलिटी मिलती है और जब ओगोरो अपने आर्मर को दोबारा चेक करता है तब उसे पता चलता है कि आर्मर के साथ साथ उसके पास जेड ईगल के विंग्स भी आ चुके हैं। प्रिंसेस आगे बढ़ती है और वो ओगोरो से पूछती है कि वो अपने रास्ते में आने वाले जिस भी चीज को मारता है उसे खा क्यों लेता है। ओगोरो इस सवाल से थोड़ा सा हैरान होता है, क्योंकि ये सवाल उसकी पिछली लाइफ के अंदर भी उसे कई बार पूछा जाता था कि वो जो भी चीज को मारता है उसे खा क्यों लेता है, लेकिन ये सवाल ओगोरो से चाहे जितनी भी बार पूछ लिया जाए जवाब कभी भी नहीं बदलता था। ओगोरो अपने जीने के खातिर उन्हें मारता था और उन्हें वो खा इसलिए लेता था क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि उन्हें खाने के बाद वो उनके पछतावे और गुस्से को अपने साथ ही ले जाएगा। लेकिन उसकी पिछली लाइफ के अंदर जब वो ऐसा जवाब दिया करता था तब लोग उसे अजीब समझते थे, लेकिन रुबेलिया ऐसा कुछ भी नहीं कहती है और उसे ये जवाब काफी ज्यादा सेंसेबल लगता है, जिससे ओगोरो को पता चल जाता है कि रुबेलिया की सोच बहुत ज्यादा अलग है। सफर के दौरान ओगोरो एक गांव में रुकने का फैसला करता है, लेकिन गांव वाले जैसे ही ओगोरो को देखते हैं तो उसे गांव से भगाने लगते हैं। लेकिन जब रुबेलिया अपनी फैमिली का सिंबल दिखाती है तो सभी लोग उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसके बाद ओगोरो पूरी रात वहीं पे बिताता है और लोगों को ड्रिंक के लिए चैलेंज भी करता है, लेकिन ओगोरो को ड्रिंक के मुकाबले में कोई भी हरा नहीं पाता है। जब वो लोग दोबारा सफर के लिए निकलते हैं तो थोड़ी दूर जाने के बाद ही एक नई परेशानी आ जाती है। दरअसल बावर्ची बहनों का पेट फूल चुका था और वो दोनों प्रेग्नेंट हो गई थी। ओगोरो जब बूढ़े गॉब्लिन से जब इसके बारे में पूछता है तब बूढ़ा गॉब्लिन ओगोरो को बताता है कि ऑर्ग के बेबी ज्यादातर न्यूट्रिशन अपनी मदर से ही चुरा लेते हैं और जब उनकी डिलीवरी का समय आता है तब वो अचानक से फूल जाते हैं। लेकिन मदर अगर ऑर्ग है तो फिर कोई परेशानी की बात नहीं रहती है, लेकिन अगर वो इंसान है तो फिर ये परेशानी की बात रहती है, क्योंकि जब तक डिलीवरी नहीं होगी तब तक बच्चे न्यूट्रिशन अपनी मदर से चुराते रहेंगे और इसी कारण की वजह से मदर की मौत भूख की वजह से हो सकती है। हालांकि बावर्ची बहनें ओगोरो से कहती हैं कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद ही उनकी हालत खराब होने लगती है और वो दोनों बहुत ज्यादा दुबली पतली हो जाती हैं। उन्हें देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे इन्होंने महीनों से खाना नहीं खाया है। परेशानी की बात ये भी थी कि अगर इन्हें खाना दिया जाए तो भी बॉडी इतनी जल्दी उसे पचा नहीं पाएगी और जो न्यूट्रिशन रहेंगे वो बॉडी ग्लूकोज के जरिए ब्लड के अंदर नहीं पहुंचा पाएगी। इसीलिए ओगोरो के पास एक ही चारा बचता है कि वो अपनी ही बॉडी का इस्तेमाल करे इन्हें न्यूट्रिशन देने के लिए, क्योंकि ओगोरो की बॉडी के अंदर हीलिंग इफेक्ट है। लेकिन वो दोनों बावर्ची बहनें इसके लिए मना कर रही थी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनकी वजह से ओगोरो को कोई परेशानी हो। लेकिन ओगोरो अपने दाहिने हाथ को काटता है और उसे खाने के
बाद जबरदस्ती उन लड़कियों को किस के थ्रू अपना ब्लड और मीट खिला देता है और उनसे कहता है कि वो किसी भी हालत में उन दोनों को खो नहीं सकता है, ना ही उन्हें और ना ही उनके बच्चों को। ओगरो का मीट खाने के बाद दोनों बहनें काफी ज्यादा ठीक हो जाती हैं, लेकिन अब डिलीवरी की बारी आ चुकी थी क्योंकि वो लोग डिलीवरी के लिए रेडी हो चुकी थी। इसीलिए ओगरो पास ही में एक गुफा देखता है जहाँ पे कई सारे भालू थे, लेकिन नेकी और उसके दोनों दोस्त उन्हें संभाल लेते हैं और ओगरो जल्दी से वहाँ पे क्राफ्ट स्किल का यूज करके 2 बेड भी बना लेता है। इसके बाद वो दोनों डिलीवरी के लिए रेडी हो जाती हैं। अब ओगरो को यहाँ पे सर्जरी करनी पड़ेगी। ओगरो सक्सेसफुली डिलीवरी कर लेता है और दोनों बेबीज ठीक ठाक थे और उनकी मदर भी, लेकिन ओगरो काफी ज्यादा घबराया हुआ था, लेकिन चलो सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन उसी टाइम पे बूढ़ा गॉब्लिन ओगरो को बताता है कि ओगरो के बच्चे मिक्स ब्लड हैं, यानी कि ओगरो के बच्चे के अंदर मदर एंड फादर दोनों के ही जीन हैं। ओगरो हमें बताता है कि जब भी मॉन्स्टर और ह्यूमन एक साथ मेट करते हैं तो फिर जो बेबी होता है उसके जीन ज्यादातर फादर के ही होते हैं और 100 करोड़ में से सिर्फ 1% चांस होता है कि वो अपनी मदर और फादर दोनों के जीन को कैरी करे। और इसी कारण की वजह से दोनों दुनिया यानी कि मॉन्स्टर और इंसान उनसे नफरत करते हैं, क्योंकि उनके पास इंसानों और ह्यूमंस दोनों की ही एबिलिटी होती है। लेकिन ओगरो को इन सभी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता था और वो बूढ़े गॉब्लिन से कहता है कि अगर पूरी दुनिया उनसे नफरत करती है तो फिर उन लोगों को बहुत ज्यादा प्यार देना होगा बस। जिसपे हुबुजी ओगरो से कहता है कि वो लोग ऐसा नहीं सोचते हैं और वो हमेशा ओगरो के साथ ही रहेंगे। ओगरो के बच्चों के हाथों के ऊपर ऑर्बत हैं, जो कि लॉर्ड का सिंबल थे, या फिर ये शायद उन क्रिस्टल की वजह से हो सकता है जिनको ओगरो ने खाया होगा। बड़ी बहन को बेबी गर्ल हुई थी, ओगरो उसका नाम ओरू रखता है, और छोटी बहन को बेबी बॉय हुआ था और ओगरो उसका नाम आर्गेंतो रखता है। और अब जाके हमें यहाँ पे इन दोनों बहनों के नाम बताए जाते हैं। बड़ी बहन का नाम फिलिशिया होता है और छोटी बहन का नाम अल्मा। और ओगरो उन दोनों से कहता है कि वो उन्हें अपनी फैमिली का बहुत ज्यादा जरूरी हिस्सा समझता है और वो दोनों भी ओगरो को ऐसा ही समझती हैं। ओगरो उन दोनों से वादा करता है कि वो उन दोनों की रक्षा करेगा और उनके बेबीज की भी। इसके बाद ओगरो सफर करने के लिए बाहर निकलता है और वो शिकार के लिए जाता है और तभी उसका सामना एक रेनडियर से होता है जो कि साइज में बड़ा था और उसके जो सींग थे वो सफेद थे। ओगरो उसे फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है और अपने आर्मर को पहन लेता है, लेकिन वो रेनडियर फाइट करने से मना करता है और अपने सींगों को छोड़ के वहाँ से भाग जाता है, जैसे कि वो ओगरो के साथ बिल्कुल भी नहीं लड़ना चाहता है। ओगरो जैसे ही उन सींगों को छूता है तो उसे समझ में आ जाता है कि इनके अंदर किसी तरह की एबिलिटी है और वो उन्हें खाने ही वाला था कि उसी टाइम पे ओगरो को अपने बच्चों के बारे में याद आता है और वो सोचता है कि उसे इन सींगों को उनके साथ भी शेयर करना चाहिए। इसीलिए वो सींगों को अपने स्पेस बॉक्स के अंदर रख लेता है और अपनी भूख को शांत करने के लिए इस स्लाइम को खाते हुए आगे की तरफ जा रहा था और तभी उसे लड़ाई करने की आवाज सुनाई देती है। और जब वो आगे जाता है तब घाटी के अंदर कुछ एडवेंचरर याक्स के साथ फाइट कर रहे थे, जहाँ पे एडवेंचरर्स की टीम बहुत ज्यादा कमाल की थी और वो कोऑर्डिनेशन में फाइट करते हुए जितने भी छोटे छोटे याक्स थे उन सभी को हरा देते हैं। लेकिन जो बड़ा वाला याक था जो कि लीडर था, वो अपने हाथों में एनर्जी का ब्लास्ट करता है और सामने की तरफ उसे फेंक देता है, जिससे वो सभी एडवेंचरर घायल होकर नीचे गिर जाते हैं और उनके अंदर दोबारा उठने की शक्ति नहीं थी। जिसके बाद वो अपने सॉर्सरी का इस्तेमाल करते हुए उनके ऊपर आखिरी ब्लो करने ही वाला था कि उसी टाइम पे ओगरो अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है और वो एक ही अटैक में उस याक के टुकड़े टुकड़े कर देता है और उसका सर धड़ से अलग कर देता है। ओगरो ने ये अटैक करने के लिए अपने हाथ को गन के अंदर बदल लिया था और उसके एनर्जी बीम को डिसमेंटल करने के लिए उसने मैजिक की मदद ली थी। जिसके बाद ओगरो घाटी के नीचे आता है और उन लोगों की तरफ देखता है तो उनका जो लीडर था वो ओगरो के सामने आ जाता है और ओगरो को उसके अंदर से निकलते हुए एनर्जी से पता चल जाता है कि ये उनका लीडर है जो अपनी टीम के खातिर खुद को कुर्बान करने के लिए तैयार खड़ा था। ओगरो से इम्प्रेस हो जाता है और उसकी तारीफ करता है। इसके बाद ओगरो अपने पास से कुछ हीलिंग पोशन निकालता है और उन लोगों को दे देता है। फिर ओगरो जिस याक को मारा था उसे अपने साथ लेके वहाँ से निकल जाता है। वो एडवेंचरर ओगरो के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि वो ऑर्ग काफी ज्यादा यूनिक था, जिसपे उनका लीडर आगे से कहता है कि ओगरो अभी तक एपिक स्टेज तक नहीं पहुंचा है। अगर वो एपिक स्टेज पे होता तो लीडर उसकी तरफ अपने वेपन को भी उठा ना पाता। इसके बाद लीडर हमें एक और चीज बताता है कि उसके पास एक एबिलिटी है, प्रीमोनिशन ऑफ डेथ, जिसकी मदद से उसे पता चल जाता है कि कुछ देर में क्या होने वाला है, या फिर ये कहा जाए उसे ये पता चल जाता है कि उन लोगों की मौत कैसी होगी। और लीडर की एबिलिटी ने लीडर को बता दिया था कि अगर वो ओगरो के ऊपर हमला करता है तो ओगरो उन्हें चुन चुन के मार देगा। फिर जब ओगरो शाम के टाइम पे केव पे पहुंचता है तब उसे पता चलता है कि उसके बच्चे बड़े हो गए हैं और चलने लगे हैं। ओगरो उन्हें देख के काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि फादर बनने का एहसास पहली बार उससे हो रहा था। फिर ओगरो जो सिंघे अपने साथ लेके आया था उनको पीसता है और अपने बच्चों को भी खाने के लिए देता है तो उनके हाथों के ऊपर जो ऑर्ब थे वो चमकने लगते हैं, यानी कि उन्हें भी किसी टाइप की एबिलिटी मिली है। जिसके बाद बचे हुए सिंघों को ओगरो और लाल बालों वाली लड़की खाते हैं। उन दोनों को भी अलग अलग टाइप की एबिलिटी मिलती है और उनको जिस किसी चीज की एबिलिटी
एबिलिटी मिली थी उसके बारे में नहीं बताया जाता है। लाल बालों वाली लड़की ओगरो को बताती है कि ये जरूर किसी टाइप का सेक्रेट बीस्ट होगा, जिससे ओगरो को समझ में आ जाता है कि वो अपनी मौत को चकमा दे के आया है। अगर उस रेनडियर ने फाइट करने से मना न किया होता तो शायद आज ओगरो जिंदा न होता। रात के टाइम पे जब ओगरो सो रहा था तब वो अपनी एवोल्यूशन लिमिट को पार कर जाता है और वो दोबारा इवॉल्व होने वाला था। ओगरो को उसका ट्रू नेम भी दिया जाता है जो कि यातेन डोजी था। साथ ही में ओगरो को 5 स्पेशल एबिलिटी मिलती हैं, जिनमें से 2 एबिलिटी अभी तक ओगरो को दी नहीं जाती हैं क्योंकि ओगरो अभी तक उनके लिए क्वालिफाइड नहीं था, और जब वो क्वालिफाइड हो जाएगा तब उसे उसकी 2 एबिलिटी दे दी जाएंगी। अगली सुबह जब सभी लोग उठते हैं तब उन्हें दिखाई देता है कि ओगरो दोबारा इवॉल्व हो गया है और अब उसके माथे के ऊपर 2 की जगह 3 सींगें आ गई थी। लेकिन 2 दिनों के बाद वो लोग माउंटेन से नीचे उतरे ही थे कि उसे पहले ही ब्लैक स्मिथ गर्ल और अल्केमिस्ट गर्ल वो दोनों भी डिलीवरी के लिए रेडी हो जाती हैं। हालांकि ओगरो इस बार प्रिपेयर्ड था, उसे ज्यादा परेशानी नहीं करनी थी, उसे बस कैंप के लिए एक जगह चाहिए थी और वो उसे कुछ ही देर में मिल भी जाती है। अगले सीन में हमें बताया जाता है कि ब्लैक स्मिथ गर्ल का नाम एमेरी है और उसे एक हेल्दी ऑर्क बेबी हुआ था। वहीं पे अल्केमिस्ट गर्ल का नाम स्पिनल था और उसे एक नॉर्मल ह्यूमन बेबी हुआ था। जिसके बाद वो लोग सफर को शुरू करते हैं और पार्केटेरी पहुंच जाते हैं जो कि एक नई सिटी था। वहीं पे रुबेलिया सबसे पहले अपने कपड़ों को चेंज कर लेती है क्योंकि उसे किंगडम के अंदर खुद की जान पहचान करवाते हुए नहीं जाना था। फिर ओगरो मदर से कहता है कि वो लोग यहीं पे रुक के आराम करेंगी और ओगरो जाके एडवेंचर गिल्ड के अंदर इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करेगा। लाल बालों वाली लड़की ओगरो के साथ आना चाहती थी, इसीलिए ओगरो नेक्की, गेनकी और फुक्की को भी अपने साथ ले चलता है। ओगरो जैसे ही गिल्ड के अंदर पहुंचता है तो फिर वहाँ पे जितने भी लोग थे वो सभी ओगरो की तारीफ करने लगते हैं कि वो दिखने में काफी ज्यादा पावरफुल होगा। इसीलिए वो लोग ओगरो को एक डुअल के लिए चैलेंज करने लगते हैं। ओगरो को पता था कि अगर वो इनके साथ लड़ेगा तो काफी ज्यादा इन्हें घायल कर देगा, इसीलिए ओगरो डुअल के लिए नेक्की के ग्रुप को भेज देता है। फिर ओगरो गिल्ड वालों से कहता है कि जो कोई भी इन तीनों को हरा देगा ओगरो उन्हें गिफ्ट के तौर पे सिल्वर प्लेट देगा। इसके बाद सभी लोग एक एक करके नेक्की, गेनकी और फुक्की के ऊपर हमला करने लगते हैं, लेकिन वो तीनों काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, इसीलिए वो हार नहीं मानते हैं और सभी लोगों को हरा देते हैं। फिर ओगरो मार्केट के अंदर जाता है कुछ सप्लाईज खरीदने के लिए और उसे मार्केट के अंदर एक कैमरा दिखाई दे जाता है। तो ओगरो बिना किसी प्रॉब्लम के तुरंत ही कैमरा को खरीद लेता है और डायरेक्ट घर भागते हुए आता है और अपने बच्चों की कई सारी फोटोज खचाखच खींचने लगता है। रात के टाइम पे ओगरो बाकी सभी टीमों से कम्युनिकेट करता है क्योंकि उसने अभी तक उनसे कोई बात नहीं की थी। ओगरो सबसे पहले ब्लड साथों के साथ कम्युनिकेट करता है तो वो लोग ओगरो को बताते हैं कि वो लोग बिल्कुल ठीक हैं और मैजिक बुक खरीदने के लिए लाइब्रेरी के अंदर आए हुए हैं और इन लोगों ने पैसों की खातिर हाई इल्फ वालों को चारी की तरह इस्तेमाल किया था किडनैपर्स और लुटेरों को पकड़ने के लिए। इसीलिए ओगरो उन दोनों से कहता है कि इतना ज्यादा मत करो बेचारों के ऊपर कि वो बेचारे सुसाइड कर लें। इसके बाद ओगरो अगली टीम के पास कॉल लगाता है तो वो लोग भाई बिल्कुल भी फोन नहीं उठा रहे थे। दरअसल उनकी टीम में कोई भी लीडर नहीं था, इसीलिए वो सभी अपनी अपनी चला रहे थे। इसीलिए ओगरो अपने ही कैंड की होबोरिन को वहाँ का लीडर बना देता है। तो वो लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि होबोरिन काफी ज्यादा कमजोर थी। जिसके बाद ओगरो ओगरे किची की टीम के साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है तो फिर उसे अचानक से एक विजन दिखाई देता है कि कोई उसके ऊपर हमला करता है और उसे मार गिराता है। ओगरो इस विजन से काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, इसीलिए वो अगली सुबह रुबेलिया से कहता है कि उन्हें किसी दूसरी सिटी पे जाना पड़ेगा क्योंकि उसका दोस्त वहाँ पे गया हुआ है। रुबेलिया इस चीज के लिए मान जाती है क्योंकि वैसे भी उन्हें कैपिटल जाने के लिए 4 दिन लगने ही वाले थे और अगर वो लोग अपनी स्पीड को बढ़ा देते हैं तो वो लोग मेज सिटी से होते हुए कैपिटल पहुँच जाएंगे और ओगरो ओगरे किसी से भी मिल लेगा। जिसके बाद ओगरो मेज सिटी के लिए निकलने लगता है और वहीं पे ओगरो को पहले 2 बच्चे हुए थे वो भाई पूरी तरीके से चलने लगे थे और ओगरो के आसपास भटक रहे थे। वहीं पे उनिकावा भी काफी ज्यादा फुर्ती के साथ चलने लगा था, लेकिन स्पिनल की जो बेबी थी वो एक ह्यूमन बेबी थी, इसीलिए उसे चलने में कम से कम 1 साल तो लगने ही वाला था। उसी टाइम पे हम लोग धामी को देखते हैं जो कि बाहर उदास बैठी हुई थी। ओगरो उसके पास आता है और उसके हाथों में उस नेकलेस को देखता है जो ओगरो ने ही उसे सबसे पहले दिया था। धामी बताती है कि ओगरो ने ये नेकलेस धामी को तब दिया था जब वो सिर्फ एक गॉब्लिन हुआ करता था। इस बात को 4 महीने हो गए हैं, लेकिन इसके बावजूद धामी जब भी इस नेकलेस को देखती है तब उसे पुराने दिनों की याद आ जाती है। वहीं पे धामी ओगरो को बताती है कि वो कैसा फील कर रही है। दरअसल धामी काफी ज्यादा उदास थी क्योंकि ओगरो लगातार इवॉल्व करते जा रहा था। वहीं पे धामी अभी तक अपनी लेवल को इवॉल्व नहीं कर पाई थी और ऊपर से न ही वो अभी तक कोई बेबी कर पाई थी, इसीलिए वो काफी ज्यादा उदास थी और उसे ऐसा लग रहा था कि वो ओगरो के लिए फिट नहीं है। हालांकि ओगरो को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था और वो धामी से कहता है कि अगर वो इवॉल्व नहीं होती है या फिर उसे बेबी नहीं होता है तभी ओगरो की
फीलिंग्स उसकी खातिर बदलेंगी नहीं। इससे धामी काफी ज्यादा शांत हो जाती है। अगले दिन वो लोग मेन सिटी में पहुंच जाते हैं। तब ओगरो को पता चलता है वहाँ की जो डंजन थी उसके अंदर कई सारे लोग गए तो थे, लेकिन वो सभी लोग वापस नहीं आए थे। इसीलिए ओगरो को ओगरे किची और बाकी लोगों की काफी ज्यादा चिंता हो रही थी। खैर जब ओगरो डंजन के गेट के पास पहुंचता है तब उसके अंदर से दो बड़े बड़े दानव बाहर निकलते हैं, जो कि और कोई नहीं ओगरे किची और अर्थ थे। जिसके बाद ओगरो उन दोनों से पूछता है तो फिर क्या तुम दोनों मुझे बता सकते हो कि मुझे किसने मारा था। इसके बाद अर्थ ओगरो को बताना शुरू करती है कि जब वो लोग डंजन के अंदर गए थे तब वहाँ पे एक अजीब सा मॉन्स्टर अपीयर हुआ था जिसका नाम मिरर माइंड था, और वो अपने आप को उस पर्सन के अंदर चेंज कर लेता है जिससे उसका अपोनेंट या तो डरता है या फिर उसका सामना करना चाहता है। क्योंकि ओगरो किची हमेशा से ही ओगरो को हराना चाहता था, इसीलिए वो मॉन्स्टर अपने आप को ओगरो के अंदर चेंज कर लेता है। ओगरे किची को शुरुआत में ओगरो को हराने में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी, लेकिन अचानक से उसकी दृढ़ इच्छा की वजह से उसे एक गॉड की तरफ से एक निश्चित अवधि के लिए उस गॉड की ब्लेसिंग मिल गई। इसके बाद ओगरे किची इवॉल्व हो गया और उसने बड़ी आसानी के साथ ही ओगरो के 2 टुकड़े कर दिए। वहीं पे अर्थ को भी उसी हिसाब से ब्लेसिंग मिल गई थी, इसीलिए उसका भी साइज बड़ा हो गया था। ये सारी बातें सुनने के बाद ओगरो उन दोनों से कहता है कि हमें टाउन के अंदर चल के डिनर करना चाहिए, लेकिन ओगरे किची ओगरो को दोबारा फाइट के लिए चैलेंज करता है। ओगरो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और वो दोनों एक गड्ढे के अंदर चले जाते हैं फाइट करने के लिए। वहीं पे रूबेलिया उन लोगों से पूछती है कि अगर ओगरे किची उसका दोस्त है तो फिर उसके साथ डुअल क्यों कर रहा है। तो फिर धामी आगे से बताती है कि वो लोग ऐसे ही हैं, वो लोग हमेशा ताकत चाहते थे, इसीलिए वो हमेशा अपने दोस्तों से ही लड़ाई करते हैं ताकि ये साबित कर सके कि कौन ज्यादा ताकतवर है। वहीं पे ओगरे किची ओगरो से लड़ने से पहले उसे बताता है कि वो उसे हराना चाहता है ताकि वो दोनों एक बराबर हो सके और वो दोनों सच्चे दोस्तों की तरह हमेशा रहें। जिसके बाद ओगरे किची अपनी शील्ड और कुल्हाड़ी को उठाता है और ओगरो के ऊपर हमला करने के लिए दौड़ने लगता है। ओगरो भी अपने स्पीयर को बाहर निकालता है और वो भी ओगरे किची के ऊपर हमला करने के लिए दौड़ने लगता है। वो दोनों ही एक दूसरे के साथ फाइट करने लगते हैं तो फिर वहाँ पे बहुत ज्यादा पावर रिलीज होने लगती है। वहीं पे ओगरे किची अब ओगरो के ऊपर भारी पड़ने लगा था। ओगरे किची की स्पीड और पावर दोनों ही बढ़ चुकी थी और साथ ही में ओगरे किची ब्लेसिंग की वजह से फायर एट्रीब्यूट को भी कंट्रोल कर पा रहा था और वो फायर का इस्तेमाल करते हुए ओगरो के ऊपर हमला करता है। ओगरो उसे डॉज करने की कोशिश करता है लेकिन उसके चेहरे के ऊपर आग लग जाती है, लेकिन इस छोटी मोटी आग से ओगरो को कुछ भी नहीं होता है। लेकिन परेशानी की बात यह थी कि ओगरे किची आग के साथ साथ लाइटनिंग को भी कंट्रोल कर सकता है। ओगरो को पता चल जाता है कि उसकी स्ट्रेंथ और पावर अभी ओगरे किची से नीचे है, लेकिन ओगरो इस बात को मना भी नहीं कर पाता है कि ओगरे किची उसका असली दोस्त है जो कि हमेशा उसके बराबर खड़ा होना चाहता है। इसके बाद ओगरे किची फिर से अटैक करने के लिए ओगरो की तरफ आगे बढ़ने लगता है तो ओगरो को समझ में आ चुका था कि ओगरे किची का स्ट्रक्चर इस तरह से बना हुआ है कि वो पीछे की तरफ मुड़ के हमला नहीं कर सकता है। इसीलिए वो अपनी चालाकी का इस्तेमाल करते हुए ओगरे किची के ऊपर ग्रेविटी की मदद से पत्थरों से हमला करता है। होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। ओगरे किची उन हमलों को डॉज नहीं कर पाता है और वो सीधा उसकी पीठ के ऊपर जाके लगते हैं, लेकिन ओगरे किची फिर भी नहीं रुकता है और वो ओगरो के ऊपर अपनी शील्ड से हमला करता है। उसकी शील्ड के अंदर से एक इल्यूजन बाहर निकलता है जो ओगरो को पीछे की तरफ धकेलने लगता है। इसीलिए ओगरो को वहाँ पे मजबूरन अपनी वज्रा स्पेशल एबिलिटी का यूज करना पड़ता है। वज्रा एबिलिटी की वजह से ओगरो की स्ट्रेंथ और बाकी सभी एबिलिटी थोड़ा सा बढ़ जाती है। ओगरो की स्ट्रेंथ बढ़ने के बाद वो ओगरे किची को उठा के पीछे पटक देता है और अपने स्पीयर का इस्तेमाल करते हुए काफी तेजी के साथ ओगरे किची के ऊपर हमला करने लगता है। ओगरे किची बिल्कुल भी ओगरो के स्पीयर अटैक्स को डॉज नहीं कर पा रहा था, लेकिन अचानक से वो फिर से अपनी पावर्स को रिलीज करता है और ओगरो के ऊपर आग से हमला करता है। ओगरो पीछे हट के आग को डॉज कर लेता है, लेकिन अब वो ये अंदाजा नहीं लगा पा रहा था कि ओगरे किची कहाँ से निकलेगा। उसी टाइम पे ओगरे किची ओगरो के ऊपर से हमला करता है तो फिर ओगरो दोबारा ग्रेविटी मैजिक का इस्तेमाल करते हुए ओगरो किची के ऊपर पत्थरों से हमला करने लगता है, लेकिन ओगरे किची अपनी शील्ड का इस्तेमाल करते हुए उसे पैरों की तरफ लाता है जिससे सभी पत्थरों से वो खुद को ब्लॉक कर लेता है। लेकिन ओगरो दोबारा ग्रेविटी मैजिक का यूज करते हुए ओगरे किची के ऊपर पीछे से हमला करने लगता है, लेकिन ओगरे किची को अचानक से पता नहीं क्या हो जाता है और वो अपनी बहुत ज्यादा पावर्स को रिलीज करने लगता है और वो इतनी ज्यादा पावर को रिलीज कर देता है कि वहाँ पे बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है और वो डायरेक्ट ओगरो के ऊपर एक जोरदार हमला करता है। उस धमाके की वजह से वहाँ से बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है और ऊपर की तरफ जो भी लोग खड़े थे उन्हें भी वो एनर्जी इफेक्ट कर जाती है और जब ओगरे किची को होश आता है तब वो हैरान होता है कि उसने क्या कर दिया। वहीं पे ओगरो को अब ओगरे किची के ऊपर गुस्सा आ गया था और वो उसे कहता है कि वो गुस्से में बहुत ज्यादा पावर को रिलीज कर दिया और एक बहुत ज्यादा खतरनाक हमला किया। ओगरो को तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो जल्दी हील हो जाता है, लेकिन ऊपर जो इंसान है उनका क्या है, वो तो बहुत जल्दी हील नहीं हो पाएंगे ना। इसके बाद ओगरो वहाँ पे एक और स्पेशल एबिलिटी का इस्तेमाल करता है जो कि ब्लैक डिमन आइज थी, जिनकी मदद से ओगरो ओगरे किची को काफी
काफी डरा देता है, जिसके बाद वो काफी तेजी के साथ ओगरे कीचे के ऊपर पंच मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है और एक और स्पेशल एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए ओगरे कीचे के ऊपर एक जोरदार पंच मारता है तो उसकी सील ही टूट जाती है और ओगरे कीची आसमान को चीरते हुए ऊपर की तरफ जाने लगता है। ओगरो जब उसके ऊपर पंच मारता है तब उसे उन दिनों की याद आ जाती है जब ओगरो उसे शिकार करना सिखाया करता था। ओगरे कीचे को बुरी तरीके से हराने के बाद ये लोग अपने सफर को दोबारा शुरू करते हैं और ओसवेल सिटी पहुंच जाते हैं, जहां पे प्रिंसेस रुबेलिया का किंगडम था। ओगरो वहां की सिटी को इतना ज्यादा डेवलप देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, जिसके बाद रुबेलिया इनका स्वागत करने में कोई भी कमी नहीं रखती है और इन्हें खाने पीने के मामले में कोई कमी नहीं होती है। हालांकि इन्हें सोने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी, क्योंकि एक ही बार में इतनी ज्यादा रहीसी इनसे संभाली नहीं जा रही थी। अगली सुबह प्रिंसेस रुबेलिया ओगरो को उसका रिवॉर्ड देती है, जो की गोल्डन प्लेट था। साथ ही में रुबेलिया उसे बताती है कि अब वो किंगडम के अंदर आ जा सकता है, उसे कोई भी रोकेगा नहीं। और रुबेलिया ने ऐसा जानबूझ के किया था क्योंकि अब से वो ओगरो को कई सारे मिशंस देने वाली थी और ओगरो को ये बात पहले से ही पता थी, इसीलिए उसे भी कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन ओगरो जाने से पहले किंगडम के अंदर अपने कई सारे क्लोन्स को छोड़ देता है ताकि उसे हर एक चीज की इंफॉर्मेशन मिलती रहे। जब वो लोग अपनी केव की तरफ जा रहे थे तो धामी का मुंह अभी भी बना हुआ था और उसे चिंता हो रही थी कि ओगरो ताकतवर होता जा रहा है और वो अभी भी सिर्फ एक धमापियर है। इसीलिए ओगरो धामी की मदद करने का फैसला करता है और वो अपने माना का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे कई सारे जाइंट बीस्टों को समन कर लेता है और धामी उनके साथ फाइट करती है। धामी सुबह से शाम तक उन बीस्टों के साथ फाइट करती है, लेकिन इसके बावजूद वो लेवल अप नहीं कर पाई थी। ओगरो उसे कहता है कि उसे आराम करना चाहिए, लेकिन तभी धामी बेहोश हो जाती है। इसके बाद ओगरो उसे उठा के लेके आ ही रहा था कि वो भी माना का ज्यादा यूज करने की वजह से काफी ज्यादा थक जाता है और नीचे गिर जाता है। रात के टाइम पे जब धामी सो रही थी तब वो भी अपने लेवल को एक्सीड कर जाती है और वो अगले लेवल पे चली जाती है। अगली सुबह जब ओगरो की आंखें खुलती है तब धामी उसे बताती है कि वो लेवल अप होके एक नोबल वैम्पायर की वेरिएंट बन चुकी है और वो ओगरो को अपना ट्रू नेम भी बता देती है। और धामी इससे काफी ज्यादा खुश थी क्योंकि अब वो ओगरो के साथ खुशी खुशी रह सकती है। उसकी वाइफ के तौर पे ओगरो उसे गले लगा लेता है और उसे कहता है कि वो खुश है, ये उसके लिए काफी ज्यादा अच्छी बात है। इसके बाद वो लोग गाड़ी भगाते हुए अपनी गुफा को देखने के लिए काफी तेजी के साथ आ रहे थे, लेकिन जब वो अपनी गुफा के पास पहुँचते हैं तब उन्हें पता चलता है कि उनकी गुफा अब राजमहल में बदल चुकी है और ये सारा काम इन लोगों ने ओगरो को सरप्राइज देने के लिए किया था। और उसी टाइम पे वहाँ पे ओगरो की दूर की गर्लफ्रेंड भी आती है और ये भी इवॉल्व होके डोरियाने में चेंज हो गई थी। साथ ही में उन लोगों ने अपने पेट्स और अपने एनिमल्स के लिए अलग से एक फार्म भी बनाया था और यहाँ पे ओगरो की टीम में एक नई स्पीसीज भी आ गई थी जो कि कैट्स थी। और ये किसी काम की तो नहीं है, लेकिन एक काम में इनका कोई भी जवाब नहीं है और वो है क्यूटनेस। लेकिन उसी टाइम पे वहाँ पे सेजी भागते हुए आता है और वो उन लोगों को बताता है कि उनके बूढ़े गॉबलिन जी अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं। जिसके बाद सभी लोग बूढ़े गॉबलिन को देखने के लिए जाते हैं, जहाँ पे ओगरो सबसे पहले अपने बच्चों को बूढ़े गॉबलिन से मिलवाता है। बूढ़ा गॉबलिन उनसे मिलके काफी ज्यादा खुश होता है कि वो ओगरो के बच्चे को मरने से कम से पहले देख पाया। जिसके बाद ओगरो मरने से पहले उन्हें एक और बार बताता है कि वो लेवल अप हो गया है, एप्स्टोन लॉर्ड बन चुका है, इसीलिए अब से उसका नाम आपरो होगा। ओगरे कीची का मीनो कीची, धामी का नाम धामी ही रहेगा और अर्थ का नाम अर्थ ही। जिसपे बूढ़ा गॉबलिन हंसते हुए उन लोगों से कहता है कि उन लोगों के नाम कितने ज्यादा घटिया है, क्या उनका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो वो चारों अपने मन में कहते हैं कि तुम्हारी ही देन है और तुम्हारे नामों से तो कम से कम अच्छे ही है। इसके बाद बूढ़े गॉबलिन अपनी आखिरी सांसें लेते हुए कहते हैं कि उनकी लाइफ इतनी ज्यादा बेकार भी नहीं थी। वो छोटे छोटे गॉबलिन्स को लॉर्ड बनते हुए देख पाया, ये काफी ज्यादा अच्छी बात है। और इतना सब कहने के बाद बूढ़े गॉबलिन चल बसते हैं। जिसके बाद वो लोग बूढ़े गॉबलिन को जला के उसका किस्सा खत्म करते हैं और ओगरो उन लोगों को बताता है कि अब यहाँ पे एक टूर्नामेंट होगा, जिसके बाद एक कंपनी के अंदर उन लोगों की रैंक्स निर्धारित की जाएंगी। ओगरो के बच्चे भागते हुए उसके पास आते हैं और उसे कहते हैं कि वो भी इस टूर्नामेंट के अंदर हिस्सा लेंगे। तो ओगरो उनसे खुश होकर कहता है कि तो फिर वो उनकी कई सारी पिक्चर्स लेगा। जिसके बाद ओगरो उन लोगों को रूल्स के बारे में बताता है कि किसी को मारना नहीं है, बाकी तुम सामने वाले की जैसे चाहे वैसे बीन बजा सकते हो। सबसे पहला बैटल लाल बालों वाली लड़की और उसके मास्टर के बीच में होता है। दूसरा बैटल धामी और स्पेल्सी के बीच में होता है, जहाँ पे वो दोनों अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हुए फाइट कर रही थी। तीसरा बैटल अर्थ और ब्लेड सातों के बीच में होता है। चौथा बैटल नक्की और मोदोमो के बीच में होता है। पांचवा बैटल गोबुफू और गोबी के बीच में होता है और आखिरी बैटल आपरो और मीनो कीचे के बीच में होने वाला है, जहाँ
जहाँ पे वो दोनों ही अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हुए फाइट कर रहे थे। बैटल फेस्टिवल खत्म होने के बाद सभी लोगों को उनकी रैंकिंग दे दी जाती है। सबसे पहले नंबर पे आपोरो था, दूसरे नंबर पे मीनोकिची था, तीसरे नंबर पे कानामी थी, चौथे नंबर पे अर्थ थी और इसी के बाद सभी को एक एक करके रैंकिंग देती जा रही थी जो जैसा परफॉर्म किया था। आपोरो अपने मन के अंदर सोचता है कि ये सभी लोग ताकतवर होते जा रहे हैं, जैसे जैसे ये एक्सपीरियंस को गेन करेंगे वैसे वैसे ये और भी ज्यादा शक्तिशाली होते जाएंगे। रात के टाइम पे आपोरो के पास प्रिंसेस की तरफ से कॉल आता है। रुबेलिया आपोरो को बताती है कि किंगडम के अंदर कोई काम है और वो चाहती है कि आपोरो उसकी मदद करे। हालांकि आपोरो को काफी ज्यादा टेंशन हो रही थी क्योंकि उसे इन्फॉर्मेशन पहले ही मिल चुकी थी, लेकिन सादी जानकारी थी, कोई पूरी तरीके से फुल इन्फॉर्मेशन नहीं थी। लेकिन रुबेलिया आपोरो को बताती है कि रिस्क जितना ज्यादा होगा बेनिफिट भी उतना ज्यादा बड़ा होगा, इसलिए आपोरो इस काम के लिए मान जाता है। अगली सुबह आपोरो अपने सभी लोगों को इकट्ठा करता है और उनसे बताता है कि वो लोग ओसवेल कैपिटल जाने वाले हैं अपने अगले मिशन के लिए। आपोरो से सब्र नहीं हो रहा था कि उसके अगले सफर पे कौन कौन सी चीजें आएंगी जिनका उसे सामना करना पड़ेगा। और इसी के साथ ये सीरीज यहीं पे खत्म होती है। रीमॉन्स्टर का फर्स्ट सीजन इसी के साथ एंड होता है। और अगर मैं इस एनिमे सीरीज की बात करूं तो फिर मैं इसे एवरेज से ऊपर की रेटिंग देना चाहूंगा। सब कुछ एवरेज से ऊपर है, इसीलिए एक बार तो देखने में कोई भी बुराई नहीं है। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है।